गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? मेरी आवाज़ क्लियर है तो एक बार कमेंट करिएगा। मैं आपके सामने ऑडिबल विजुअल हूँ। तो आज की इस मंगलमय यात्रा को मंगल करते हैं और आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो अपनी स्टडी है उसको अच्छे लेके तरीके से लेके चल रहे होंगे। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार कमेंट कर देंगे इफ़ यू आर कंफर्टेबल। राइट। हाउ आर यू? सब लोग बताएं एक बार कमेंट करके। देखिएगा, जो बच्चे पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब जो आपके दिमाग में दर्द है, बेचैनी है, देखिएगा उसको दूर करने के लिए संभवतः प्रयास किया जा रहा है कि आप अच्छे से तैयारी करें और जो सपना है, आपका ड्रीम है, ये पूरा हो जाए। और आज की चर्चा स्टार्टिंग की जाती ज्योग्राफी के सापेक्ष में। ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट उन क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जैसे हम लोगों ने कल मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करा। तैयारी करने के कई सारे पैरामीटर होते हैं। इस पैरामीटर में सबसे जरूरी होता है पैरामीटर कि तुम्हें तैयारी किस दिशा में करनी है। अगर आप इस दिशा को देखने का प्रयास कर रहे होंगे तो ये डिफाइन करने का प्रयास कर रहा है कि करंट अफेयर एक मेजर पार्ट रहेगा इस बार के एग्जाम में। देखिएगा, पीसीएस हो या आरओ हो या बीपीएससी हो, करंट अफेयर की भूमिका अलग अलग प्रकार से देखा जाए अच्छी तरीके से रहती है। देखिएगा, राइट। चलें, तो आज की चर्चा स्टार्टिंग की जाए। आप सब रेडी हैं, कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं तो ब्लैंक पेपर ले लीजिएगा। बस आपसे 1 मिनट बात करूंगा, फिर बाद में हम लोग आपके डाउट ले लेंगे, फिर क्वेश्चन को स्टार्टिंग कर देंगे। ये 2018 में करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे। देखिएगा, ये किसका एरिया है? बोलेंगे सर ये करंट अफेयर का एरिया है जो लास्ट के 1 ईयर के करंट अफेयर को पीसीएस में पूछा जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें करंट अफेयर का, देखो यूपी स्पेशल थे, करंट अफेयर देखा जाए 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। यूपी स्पेशल थे, 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, यहाँ पर 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्या आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो ये बताने का कष्ट करिएगा, आप अगर करंट अफेयर के 10 लेक्चर भी कर लें, करंट अफेयर के लिए कितना ही कुछ कर लीजिएगा, आप 60-70% से ऊपर एक्यूरेसी के सापेक्ष में प्रश्नों को सही नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह 100% कोई कर पाता है क्या कभी? मतलब नहीं बन रहा। तो यहाँ यूपी स्पेशल में करंट अफेयर में 2 क्वेश्चन आएंगे, तो आप अगर मेहनत कितना भी कर लीजिएगा, 1 क्वेश्चन के ऊपर नहीं जाएंगे। तो क्या हमें यहाँ ज्यादा ध्यान देना चाहिए? मैं एक दायरा बता रहा हूँ, देखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम लोग स्पोर्ट्स की बात करें, देखो स्पोर्ट्स से यहाँ पर 1 क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। यहाँ पर 1 क्वेश्चन है, यहाँ 2 क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन, यहाँ पर 3 क्वेश्चन, यहाँ पर 1 क्वेश्चन। स्पोर्ट्स के अगर 2 क्वेश्चन आएंगे, सोचिएगा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप 2 के 2 क्वेश्चन सही कर पाए? यानी मैं तो 60% एक्यूरेसी लेके चलने का प्रयास कर रहा हूँ, 70% एक्यूरेसी करने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी करंट अफेयर में अगर 40 क्वेश्चन आते हैं तो आप ये मान के चलो कि 20-25 क्वेश्चन आपने टच कर लिए, तो यानी आपका लेवल बहुत खतरनाक है। तो आपको ये तय करना है कि मुझे नेशनल अफेयर से कितनी न्यूज आ रही है, 6-7, इंटरनेशनल से कितनी निकल कर आ रही है, 7 और 6 देखिएगा, इकोनॉमी अफेयर से कितना, 2 और 3 देखिएगा। यानी इसका मतलब हमें उन चीजों पर ध्यान देना है कि हमें एग्जाम की तैयारी को किधर लेके चलना है। तो कल इसके लिए मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। आज की चर्चा स्टार्टिंग की जाती है ज्योग्राफी के सापेक्ष में। अगर आप रेडी हैं तो आज ज्योग्राफी के उन खंडों को टॉपिक पे कवर करेंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए मल्टीपल टाइम आए हुए क्वेश्चन हैं और मल्टीपल टाइम वो आने की भूमिका में रहते हैं और आ सकते हैं। देखिएगा, तो रेडी हैं आप सब लोग? चलें, आप रेडी हैं? बाकी जो सेशन हमारे कल परसों रहेंगे उसके बारे में शाम में अभी बता दूं क्लास के बाद में। अगर कोई व्यक्तिगत आपका डाउट है और रुका नहीं जा रहा है कि इसको पूछना ही चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताने का कष्ट करिएगा, सर ये मेरा डाउट है। और फिर आप एक ब्लैंक पेपर ले लें, पहले का आंसर क्या है, बिल्कुल अपनी सुपर फास्ट एक्सप्रेस वंदे भारत चलाते हैं, जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन तक आपको मैं टच करा सकूँ। राइट। एक बार सेशन अगर आपने शेयर नहीं किया तो सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइएगा। साइंस का कब कराएंगे? साइंस का भी कराऊंगा राधा कुंड, है ना। रेडी है? चलो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी को। प्लीज बस एक बार शेयर कर दीजिएगा। इजी क्वेश्चन से हम टफ की तरफ चलते हैं। हमारे पास आज दोनों ही पैरामीटर पे काम करेंगे। हम पहले इंडियन ज्योग्राफी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है देख लीजिएगा, और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में चर्चा करें। तो पहले हम इंडियन ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं ना, तो क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन क्या होते हैं, ज्यादा आते हैं अकॉर्डिंग टू यूपीपीसीएस में। राइट। चलो इंडियन ज्योग्राफी पहले करते हैं, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे। आइए, स्वागत है आप सभी का। एक बार सब लोग जल्दी से कमेंट कर दें, सर बिल्कुल वी आर रेडी एंड हम इस मैराथन या इस सेशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमने ब्लैंक पेपर ले लिया गया है। पहले का आंसर क्या होगा, दूसरे का आंसर क्या होगा।
आप अगर अच्छे बच्चे हैं तो मैं ये कहूँगा, आपसे अनुरोध है कि एक ब्लैंक पेपर लेने के बाद यहाँ पर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा LBIS का आंसर क्या है देखिएगा, और यहाँ पर LBIS के बाद आपका आंसर क्या है यहाँ पर लिख लीजिएगा। जैसे आपका A है, हमारा B है, इस तरीके से, तो आंसर क्या आ जाएगा ये चेक कर लेना बाद में, फिर ये समझ में आ जाएगा कि आप किस कंफर्टेबल जोन में निकल के यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, रमिता करंट अफेयर का अक्टूबर नवंबर करंट अफेयर में कल करा दूंगा, आप चिंता ना करो, बस ये एंड हो जाए उसके बाद करंट अफेयर ही गाएंगे हम फिर एग्जाम तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए इससे इजी क्वेश्चन अभी तक पृथ्वी पर नहीं बनाया, देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी को। आप सब लोग एक बार देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये रहा, देखो अगर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि कितने राज्य तट रेखा यहाँ पर मिलाते हैं, देखिएगा, यानी कुल मिला के आपसे पूछा गया कितने ऐसे, एक प्रकार से कह सकते हैं, राज्य तट रेखा मिलाते हैं। हमारे पास दो रेखाएं होती हैं, एक हमारे पास कौन सी बोलेंगे सर, यहाँ से एक स्थलीय सीमा है, एक जलीय सीमा जिसको तटीय सीमा के नाम से जान सकते हैं। तो स्थलीय के रूप में सबको पता होगा 15,200 के अराउंड क्या है हमारे पास, स्थलीय सीमा है, और साथ में हमारे पास जो तटीय सीमा है वो 7,516.6 किलोमीटर के आसपास क्या है, ये तट रखी सीमा है। तो आपसे पूछा है कि हमारे पास कितने ऐसे राज्य हैं जो एक प्रकार से कह सकते हैं तट राज्य तटरेखा के रूप में यहाँ पर मिलाते हैं। बहुत सारे बच्चे ए बोल रहे होंगे, कुछ बच्चे सी बोल रहे होंगे, मैं सबको मार्क कर लेता हूँ, देखिएगा। जैसे हमारे पास अंडमान निकोबार सबसे अधिक सीमा मिलाता है पहले नंबर पे, दूसरा गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, केरल है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल, और ये एक प्रकार से कह सकते हैं लक्षद्वीप, इसमें काउंटिंग कर लिया जाएगा। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, बोलेंगे 9 राज्य ऐसे हैं जो यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं तट सीमा मिलाते हैं। तो सबका आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट ऑप्शन। ऐसा गाड़ी सुपरफास्ट भगाएं या एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लें, ऐसा करने से हमारा टारगेट ये है कि हम मल्टीपल क्वेश्चन देख लें कि आप कितने कंफर्टेबल जोन में हैं। नहीं तो मैं इस पर डिटेल डिस्कशन करें, पहले अंडमान मिलाता है, फिर गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, इस तरीके से उसकी बाउंड्री लिखेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश 1962 किलोमीटर की सीमा अकेला मिलाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 20-15 क्वेश्चन 1-2 घंटे में हो पाएंगे, बट हम मल्टीपल क्वेश्चन को टैकल कर लेते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 9 डिग्री के बारे में आपसे पूछा गया, बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने पूछा गया है, 9 डिग्री चैनल किससे अवस्थित आपके सामने यहाँ पर मिल रहा है। देखो अगर हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के बीच में, तो अंडमान यहाँ पर देखो, अंडमान और यहाँ पर जो निकोबार द्वीप समूह है वहां पर क्या आ जाएगा, 10 डिग्री चैनल निकल के आ जाएगा, 9 डिग्री नहीं निकल के आएगा, पहली बात। तो कार निकोबार, ग्रेट निकोबार के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिएगा, तो यहाँ अलग अलग क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर अमीन द्वीप और कवरवती के बीच में बात करेंगे, तो ये मालदीप और मिनिकाय के बारे में अगर पूछ रहा है, तो अलग अलग हमारे पास चैनल के रूप में वाइट वर्ड, तो हमारे पास जो 9 डिग्री है वो कवरवती और मिनिकाय के बीच के जो स्थित है उसको हम लोग 9 डिग्री के नाम से जान सकते हैं। तो योर आंसर इज क्या निकल के आएगा, बोलेंगे दूसरे का आपके सामने एक क्वेश्चन निकल के आएगा। कुछ बच्चे यहाँ पर बी दे रहे हैं, देखिएगा। सुमित श्रीवास्तव कहें, लक्ष्मी गुड मॉर्निंग साहब, हमको भी कर लो गुड मॉर्निंग यार, गुड इवनिंग, किसी और को करने में लगे पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का आपसे क्वेश्चन पूछा गया, दूरस्थ दक्षिण बिंदु क्या। देखो हमारे पास 4 बिंदु होते हैं, उत्तरी बिंदु, दक्षिण बिंदु, पश्चिम बिंदु, है ना, दक्षिण बिंदु। ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है। इंदिरा पॉइंट किसे कहते हैं, इंदिरा कोल किसे कहते हैं, देखिएगा, है ना, पार्सन पॉइंट किसे कह सकते हैं, कन्याकुमारी है, कैप कोमरिन किसे कहते हैं, इंदिरा कोल किसे कहते हैं, गौ माता किसे कहते हैं, गुहार माता जिसे हम लोग कह सकते हैं, गुहार माता, किबुतु किसे कहते हैं। किबुतु हमारे पास क्या एक प्रकार से अलग अलग बिंदु चार भागों में बांट सकते हैं। तीसरे का आंसर भारत का दूरस्थ बिंदु, दूरस्थ का मतलब दक्षिणी बिंदु के बारे में बात करा, देखिएगा, तो यानी इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कोल या इंदिरा कालीमार, तो आप कहेंगे साहब इंदिरा पॉइंट हमारे पास दक्षिणी बिंदु है, देखिएगा, है ना। और कैप कॉमरिन हमारे पास उत्तरी अक्षांश पर लेवल है ना, तो आप उत्तरी को इंदिरा कोल के नाम से जान सकते हैं। वेरी गुड, सबका आंसर सी निकल के आ रहा है ना। गौर माता हमारे पास गुजरात में पड़ता है, कीवी तो हमारे आंध्र प्रदेश में पड़ता है ना। तो ये चारों भाग, ये यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली का 2023 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कर्क रेखा हमारी कहाँ कहाँ से गुजरती नहीं, देखिएगा। आपको पता है कि हमारे पास 8 राज्यों से कर्क रेखाएं गुजरती हैं, देखिएगा। इसमें राजस्थान से स्टार्टिंग होगी, गुजरात निकल के यहाँ से आ जाएगा, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, त्रिपुरा आएगा, मिजोरम आएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कह सकते हैं कि मणिपुर में नहीं गुजरती है। तो आपका आंसर क्या बोलेंगे सर, यहाँ से 3 कहाँ कहाँ पर है, याद कर लीजिएगा। मणिपुर से नहीं गुजरती है, इसलिए मणिपुर यहाँ पर भी है, मणिपुर यहाँ पर भी है, मणिपुर यहाँ पर। इसका मतलब 3 ऑप्शन कहाँ कहाँ पर, आंसर कहाँ जाएंगे, सी स्टेटमेंट आपके सामने आ जाएगा, राइट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रिवीजन करा रहा हूँ आपका, रिकॉल करा रहा हूँ, है ना, जिससे कि आप समझ सकें अच्छा ये हमें आता है, ये नहीं आता है, उसको मार्क कर लें, उसको फिर पढ़ने का प्रयास करें टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने देख लीजिएगा, क्या लिखा है, भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर आप कौन सा कथन स्टेटमेंट आपके सामने सही देखेगा। पांचवा क्वेश्चन आपकी थाली में है, सब लोग आराम से खाइएगा इसको, बताओ पांचवें का आंसर फटाफट जल्दी से कमेंट करिएगा। देखो भारत विश्व का सबसे छठा देश, छठा नहीं सातवां देश दिखेगा, आपको पता है कि यहाँ पर विश्व का देखा जाए तो यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर पहला देश है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एरिया देखेंगे तो कौन सा सातवां स्थान है। तो अगर ये जनसंख्या के आधार पर नहीं बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू एरिया स्टेटमेंट रोंग निकल के आ जाएगा। अब देखो एक रोंग होने से एक ऑप्शन तो वैसे ही रोंग निकल के यहाँ से आ जाएगा, राइट। अच्छा, संसार का लगभग 2.4%, बिल्कुल सही बात है, 2.42% हमारे इंडिया में हम लोग निवास करते हैं। कर्क रेखा के बीचों बीच गुजरती जो अक्षांश विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है, देखिएगा ये भी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर रुक रहा है। तो कर्क रेखा के बीचों की गुजरती अक्षांश विस्तार को दो भागों में बांटती है। इस रेखा के ऊपर देखा जाए तो 8 राज्य हमारे पास अवेलेबल है, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और एक प्रकार से मिजोरम आपके सामने, है ना। स्टेटमेंट ये भी ठीक है, देखिएगा भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, देखिएगा तो भारत पूरी तरीके से ना तो उष्णकटिबंधीय है, भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का पार्ट है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का पार्ट है, ना तो उष्णकटिबंधीय है पूरी तरीके से। तो अलग अलग तरीके से देखा जाए यहाँ पर उष्ण भी है और उपोष्ण भी है, देखिएगा तो यहाँ उष्ण भी है और उपोष्ण भी दोनों होना चाहिए था। स्टेटमेंट ये रोंग निकल के आ जाएगा। 2 और 4 आपके सामने यहाँ पर सही है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लो जी, ये क्या है, 6 क्वेश्चन आपके सामने रखा है। ये सिर्फ रिवीजन फॉर्मेट में क्लास करा रहा हूँ जिससे कि आप रिकॉल कर पाएं, अच्छा ये आता है और हमें नहीं आता है, इसलिए तुम्हें उसको याद कर सको। देखो क्या लिखा है, सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है, देखिएगा अगर बात करेंगे क्षेत्रीय देश सबसे छोटा राज्य कौन सा है बोलेंगे, किस भाषा के आधार पर पूछा गया, तो सिक्किम जो है भारत का छोटा राज्य किस आधार पर देखा जाए, जनसंख्या के आधार पर। तो भाई अकॉर्डिंग टू एरिया गोवा सबसे छोटा राज्य है, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये रोंग हो जाएगा। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो अब वही क्षेत्रफल के आधार पर, तो बिल्कुल सही बात है, 11% अकेला राजस्थान लेके बैठा हुआ है अकॉर्डिंग टू एरिया। यूपी जो है यहाँ पर 4th स्थान पर है 7.33% के आसपास में, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 2। तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा, देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखो तमिल अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखा जाए जो सरकारी भाषा इसकी नहीं, देखिएगा तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर रोंग निकल जाएगा। तो यहाँ पर तमिल भाषा ना होकर क्या है, वहां पर एक प्रकार से मलयालम है लक्षद्वीप की, और एक प्रकार से कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा है ना, अंग्रेजी और मलयालम। स्टेटमेंट रोंग हो जाएगा। फिर बता देना हमने बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 2 और 4 आपके सामने सही है, तो आंसर कहाँ जाएंगे, डी देखिएगा। वेरी गुड, सबका आंसर सही आ रहा है, नरेंद्र जी एंड सभी, तानवी राज एंड जितेंद्र कुमार, सिकंदर शर्मा, शुभम तिवारी, कंचन सोनी, श्याम देवानी, नरेंद्र सिंह, सभी का सही आ रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्या लिखा है 7वें क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, देखिएगा यानी क्वेश्चन पूछा है कि म्यांमार से सीमा किसकी नहीं, देखिएगा आपको पता है कि पूरे इंडिया की जो स्थलीय सीमा है लगभग 15,200 के अराउंड मिलती है, देखिएगा वहीं से क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहा है। तो अगर बात करेंगे भारत के उत्तर पश्चिम में देखा जाए पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उत्तर में चीन है, नेपाल, भूटान है, पूर्व में म्यांमार है, बांग्लादेश है, देखिएगा तो किस राज्य के साथ म्यांमार की सीमा नहीं मिलती, देखिएगा तो ये आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने मिल रहा है। बताओ 6-7 का आंसर क्या है, सब लोग जल्दी से मेरे पास तक आओ, सब लोग लोट लाट के बताओ कि म्यांमार की सीमा किससे नहीं मिलती, देखिएगा क्या पूछा है कि किससे नहीं मिलती, देखिए बताओ कमेंट करके। 7वें का आंसर सब लोग बोल रहे हो ना। देखो अरुणाचल प्रदेश से और नागालैंड से और मणिपुर से और मिजोरम से, इस 4 राज्यों से म्यांमार की सीमा मिलती है, लेकिन असम से नहीं मिलती, देखिए ना। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, असम से नहीं मिलती, असम उस समय इधर नहीं, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेड क्लिफ के बारे में अगर आपसे पूछा गया और इसको तुम नहीं बता पाए तो पाकिस्तान के भवन को आपने देखा नहीं, देखिएगा आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में अगर हम लोग बात करेंगे 38 अक्षांश से, देखिएगा अगर संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के बीच की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर 49 अक्षांश है, और ये इन दोनों के बारे में आप जानते भी हैं। तो रेड क्लिफ आई थिंक यू कैन से भारत और पाकिस्तान के बीच में है ना, क्या हो जाएगा बोलेंगे सब बच्चों, आपके सामने ये स्टेटमेंट क्या हो गया बोलेंगे, सी इज राइट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये श्रृंखलाएं हैं और ये पहाड़ी पर्वत है, आपसे पूछा गया है वटेश्वर पहाड़ी कहाँ पर है, देखिएगा हर टॉपिक से प्रश्न को समाहित किया गया ये देखने के लिए कि आप कितने कंफर्टेबल हैं कि बता पाएंगे। देखिएगा
वटेश्वर पहाड़ी वहीं पड़ती हैं देखिएगा जहां भागलपुर है। तो वटेश्वर पहाड़ी कहाँ पड़ती है? भागलपुर बिहार में। पहले का 3 ऑप्शन है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बिल्कुल खूब भरा हुआ था। इसका मतलब बहुत सारे बच्चे भागलपुर के आसपास रहते हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहे होंगे कि बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पर है। देखिएगा तो बटेश्वर पहाड़ी कहाँ? भागलपुर बिहार में पड़ती है। तो पहले का आंसर क्या है? 3। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट हमें रोंग हो जाएंगे बच्चों। अब आपसे सेकेंड स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पर जाने का प्रयास कर रहा है। क्या बिलारी श्रृंखला कहाँ? कर्नाटक में पड़ती है। देखिएगा तो दूसरे का 4 है, हमें आंसर कहाँ जाएंगे? ये वाला। चिन श्रृंखला कहाँ है? मणिपुर में। और धोसी पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं? हरियाणा में। देखिएगा तो ये कुछ पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, उनके बारे में आपसे क्या कर रहा है? मैचिंग करा रहा है। जिंदगी की मैचिंग हो, प्रश्नों की मैचिंग हो, बड़े सही तरीके से करना। प्रश्न मैचिंग नहीं कर पाओगे, एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, वैसी मैचिंग नहीं कर पाओगे तो जीवन क्रैक नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, चेहरे की हंसी देखकर गम वाला भी मुस्कुरा जाएगा। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। कौन सा स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पर पड़ रहा है? देखो देखो त्रिशूल शिखर जो पड़ता है यहाँ पर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के स्थित देखा जाए, वहाँ एक चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 7,102 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर पड़ती है। तो 7,100 किलोमीटर के आसपास है, बोल रहा 75 मीटर के ऊपर। देखिएगा तो आई थिंक ये कह सकते हैं ये स्टेटमेंट रोग है। हाँ, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में यहाँ पर एक प्रकार से पहाड़ी पड़ती है, और ये ऊंची पहाड़ी है जो कि बृहद हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? बृहद हिमालय का पार्ट है। अगर आपसे पूछेगा देखिएगा, जैसे माउंट एवरेस्ट है 8,848 पॉइंट लगभग 48 किलोमीटर के आसपास है। गोडविन आस्टिन है 8,611 किलोमीटर मीटर के आसपास है। कंचनजंगा है, मकालू है। देखिए ये अन्य श्रेणियां हैं। तो आप बोलेंगे स्टेटमेंट ओनली 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्यारे बच्चों। ये कुछ ऐसे आपके सामने भारत के राज्य हैं और ये ऊंची चोटियां हैं। देखिएगा 11वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहाँ पर चोटी कहाँ कहाँ पर पड़ती है। देखो अगर हम तमिलनाडु की बात करेंगे तो ये शब्द पे जाओ, डोडो, पोडो, सोडो, ये कहाँ पर है? देखिएगा तमिलनाडु में पड़ता है। तो पहले का 4 ऑप्शन हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है? सी में और डी में मिल रहा है। इसलिए तुक्का लगाने वाले ए और बी ना लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से तुक्का भी सही नहीं होगा और आंसर भी सही निकल के नहीं आएगा ना। उसके बाद राजस्थान में सबको पता गुरु शिखर चोटी कहाँ पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। उसके बाद जाएंगे नागालैंड में, कौन सा? शरावती है। धूपगढ़ सब बहुत बार पूछा गया, धूपगढ़ चोटी कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में। आंसर कहाँ जाएंगे? 11 का डी आंसर निकल के आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछा गया है। देखिएगा जो श्रेणियां आपके सामने दिखाई दे रही हैं उसका क्रम पूछा गया, कहाँ से? दक्षिण से उत्तर की तरफ। दक्षिण का मतलब उत्तर ऊपर होता है, तो नीचे से ऊपर की तरफ हमको जाना है, यानी तमिलनाडु से आइए निकलते हुए, कहाँ? जम्मू कश्मीर पहुंच जाइए। इस तरीके से समझेंगे तो थोड़ा आसान हो निकल के यहाँ से आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे धौलाधर श्रेणी कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में पड़ती। देखिएगा जास्कर कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख श्रेणी लद्दाख में पड़ेगी। देखिएगा काराकोरम भी कहाँ है? लद्दाख के उत्तर में पड़ती। देखिएगा तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले क्या आएगा? हिमाचल प्रदेश आएगा। तो 2 पहले आएगा, 2 पहले आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? 2 के बाद हमारे पास जास्कर श्रेणी आएगी, फिर लद्दाख श्रेणी आएगी। काराकोरम तो ऊपर पड़ता है टॉप पर, तो दक्षिण उत्तर में ये निकल गया। तो 2 1 3 2 आ जाएगा। 12 का आंसर क्या निकल के आया बच्चों? यहाँ पर ए, क्योंकि सबसे पहले हिमाचल प्रदेश आएगा और हिमाचल के बाद अगर हम लोग जाएंगे तो जास्कर यहाँ पे लद्दाख में जाएगा। लद्दाख श्रेणी से जैसे ऊपर चढ़ेंगे उत्तर की तरफ तो हमारे पास क्या आ जाएगी? काराकोरम निकल के आ जाएगी ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। काराकोरम टॉप पर बैठी हुई है। लो जी आपके सामने ये रहा, ये सीक्वेंस पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन आपके थाली में रखा हुआ है, आराम से खाइएगा। मध्य प्रदेश में पहाड़ियों का जो पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? देखिएगा क्या है? मेकाल श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी है, महादेव श्रेणी, छोटा नागपुर श्रेणी। देखिएगा यानी कुल मिला के ये आपके पास 4 श्रेणियां। देखिएगा अब ये सीक्वेंस अगर आपसे पूछ रहा है 13वें क्वेश्चन में तो बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? मजा आ रहा है? ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर निकल के आएगा। तो पश्चिम से पूरा अगर हम लोग जाएंगे, सबसे पहले कौन सा आएगी? सतपुड़ा आएगी। देखिएगा पूरब से पश्चिम तरफ जाएंगे, सतपुड़ा आएगी पहले, फिर कौन सी? महादेव आएगी, फिर मेकाल निकल के आ जाएगी, है ना। तो आप बोलेंगे सतपुड़ा सबसे पहले यहाँ पर है, फिर महादेव यहाँ पर है, मेकाल, छोटा नागपुर लास्ट में। छोटा नागपुर तो इधर पड़ता है ना, छोटा नागपुर कहाँ पड़ेगा? इधर पड़ेगा। आपसे क्या पूरा है? पश्चिम से पूरब, यानी इधर से इधर की तरफ को जाना है ना। तो आंसर क्या हो गया? बोलेंगे स्टेटमेंट आपके बी निकल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लो जी ये पूछा क्या मेरे लाडलो? बताओ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी आपके पास कौन सी यहाँ पर निकल के आ रही है? क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। सबका आंसर बिल्कुल मस्त मस्त आ रहा है। देखिएगा देखो अगर हम किसी की एक सैंड पीक की बात करेंगे, देखिएगा तो यहाँ पर सैंड पीक की जो ऊंचाई है वो 732 मीटर के आसपास है। देखिएगा तो यहाँ ऊंचाई भी कभी कभी आपसे ध्यान रखना
वो घुमा लेगा 732 मीटर के आसपास। किसकी चोटी की वजह? सेंट्रल पीक की देखिएगा। अगर माउंट फ्लियर की हम लोग बात करेंगे 642 के आसपास जो है इसकी ऊंचाई है। माउंट डिओवोली भी लगभग 515 के आसपास मीटर है देखिएगा। माउंट कोयोवो की हम लोग बात करेंगे तो लगभग 460 मीटर के आसपास है। तो आप कह सकते हैं कि सेंट्रल जो पीक है इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। तो आई थिंक यू कैन से 1 इज द करेक्ट आंसर ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्यारे बच्चों, लो जी ये आपके सामने है, थोड़ा थियोरटिकल क्वेश्चन है। देखो ये याद कर लेना, पीसीएस जो बच्चे इस बार दे रहे हैं 22 दिसंबर को कंफर्म एग्जाम हो रहा है, बिल्कुल ढील मत करिएगा। दूसरा, कंसेप्ट पे, डाटा पे, सेंसस का डाटा हो, यूपी स्पेशल डाटा हो, करंट अफेयर डाटा हो, रट डालो, कुछ नहीं करना, रट डालीजिएगा। बाबा रामदेव की घुटी खाओ, कुछ भी करो, कुछ भी कर लीजिएगा, रट डाल लीजिएगा। एक ही ऑप्शन बचा है, अब कंसेप्ट आता ही नहीं पीसीएस में 70% क्वेश्चनों में, तो रटना है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 15 क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ जल्दी कमेंट करके कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। मैं अभी अभी चला देखो, अब यहां से क्वेश्चन के बारे में, राजस्थान भारत के बृहद मैदान का विस्तार है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में मैदान बृहद आकार पर है, 11% बैठा हुआ, बड़े पठारी भी है, पहाड़ी भी है, तो स्टेटमेंट आपके सामने सही दिखेगा। अरावली श्रेणी दक्कन पठार की उत्तरी पश्चिम सीमा से, बिल्कुल सही है, दिल्ली से निकलेंगे यहीं से लिखा जाए अरावली स्टार्टिंग हो जाएगी, ये स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन यार अरावली पर्वत पठार का मैदान से होने का मेन कारण नहीं कह सकते। दोनों स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पर सही है देखिएगा, बट एक दूसरे की ध्यान रखना, व्याख्या नहीं करते हैं, इसको रीअरेंज अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी आंसर क्या निकल के आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्यारे बच्चों, एक बार शेयर कर दीजिएगा सेशन को अगर आपको पसंद आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो आपकी दिल की इच्छा है, मत करिएगा, और क्या चाहते हो। देखो विश्व दुआओ किसे कहते हैं देखिएगा, रावी विश्व दुआओ बड़ा खतरनाक दिखेगा। ब्यास सतलज के अगर आपसे पूछा है कि रावी ब्यास के, देखिएगा जहां ब्यास और रावी मिल जाए, देखिए ब्यास और यहाँ पर रावी मिल जाए, उसको हम लोग बारी दुआओ कहते हैं, राइट। क्या बोलेंगे? बारी दुआओ कहते हैं देखिएगा। और जहां पर एक प्रकार से कह सकते हैं ब्यास सतलज मिल जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिस्ट दुआओ कहते हैं देखिएगा, बिस्ट दुआओ कहते हैं। तो कभी कभी बारी दुआओ किसे कहते हैं, बिस्ट दुआओ किसे कहते हैं? जहां पर झेलम, जहां पर एक प्रकार से चिनाब और झेलम मिल जाए देखिएगा, तो वहां पर चै आज चार दुआओं के नाम से हम लोग यहाँ जान सकते हैं कि चाव दुआओ निकल के आता है। जहां पर चिनाब और रावी मिल जाते हैं, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने मिल रहा है, जहां पर चिनाब और रावी मिल जाते देखिएगा, तो इस वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे तो जहां चिनाब और रावी मिलते हैं उसको रचना दुआओं के नाम जान सकते हैं, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा बोलेंगे बच्चों? बी इज राइट ऑप्शन। इसको क्या बोलते हैं? रचना दुआओ देखिएगा। तो दोआब, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं देखिए, जैसे गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लो जी, अगर कर सको तो मोहब्बत ही करना। क्या बात है राधा गुण, कहने सर हम अच्छा पढ़ाते हैं, आपकी आंखों को नजर न लगे, बस हम अपना ज्ञान ऐसे ही बांटते रहेंगे, चिंता मत करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ऐसा क्या हो गया? पहले किसी और की गर्लफ्रेंड थी, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई है। नदी अपहरण के बारे में आपने नाम सुना होगा, ये नहीं सुना? सुन लेते हैं, देखिए नदी अपहरण, जैसे लड़कियों का अपहरण होता है, लड़कों का अपहरण होता है, या फिर किसी ट्रेन में अपहरण हो गया, नाम सुना है ना, अपहरण कर लिया गया। ऐसे ही नदी अपहरण की एक घटना है, देखिए इसका गुण है। तीस्ता नदी एक प्रकार से देखा जाए तो पहले एक प्रकार से लगभग 1787 के आसपास की घटना होगी देखिएगा, इतिहास में चलते हैं। 1787 के आसपास की घटना है देखिएगा। वहां पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर भयानक तरीके से एक बाढ़ आती है, और यहाँ बाढ़ आने की वजह से देखा जाए तो उसका जो आकस्मिक बाढ़ ने क्या किया, तीस्ता नदी को कन्वर्ट कर दिया गया। तो पहले गंगा की सहायक नदी थी, अब किसकी हो चुकी बोलेंगे सर? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो स्टेटमेंट आप बोलेंगे सर इट इज राइट ऑप्शन देखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन दूसरा आपके सामने रख रहा है कि नदी अपहरण हिमालयी नदियों का एक प्रमुख गुण है, बिल्कुल सही बात है। देखो हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में दो अंतर है। हिमालय मतलब ग्लेशियर से जो निकलती हैं वो हमेशा पिघलेंगी, और जब पिघलेंगी तो जल वहां आता रहेगा, जैसे गंगा है ना। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जब आएंगे सैया बरसाएंगे अइया, इसका मतलब ये रहा कि जब बारिश पड़ेगी तब उसमें पानी आएगा, नहीं सूखा हुआ है देखिएगा। तो ऐसे ही आंसर दोनों सही हैं, एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। तो हिमालय की नदियां एक प्रकार से गंगा की सहायक नदी थी पहले, तो गंगा हिमालय की नदी है देखिए ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलेंगे सर? ए। लो जी, अगर ये क्वेश्चन देखो बार बार रिपीट मारता है देखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन क्या रिपीट मारता है देखिएगा।
ये अलकनंदा, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देखो सबको पता है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी मिलते हैं देखिएगा। तो अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलते हैं देखिएगा, यहाँ पर मिलते हैं देखिएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पर नंद प्रयाग की बात करेंगे तो अलकनंदा और नंदाकिनी मिलते हैं यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर जो नंद प्रयाग है इसका आंसर क्या होगा, अलकनंदा और नंदाकिनी मिलते हैं, यहाँ कहीं ऑप्शन में नहीं है देखिएगा। अच्छा, कर्ण प्रयाग के बारे में अगर हम लोग जाएंगे तो कर्ण प्रयाग में क्या है, अलकनंदा और पिंडार है देखिएगा, तो इसका आंसर तो यही कहलाएगा देखिएगा। अच्छा, देव प्रयाग में जब जाएगा, देव प्रयाग में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, अलकनंदा और भगीरथी है देखिएगा। तो यहाँ पर हमें किसका आंसर नहीं मिल रहा है, नंद प्रयाग का नहीं मिल रहा है, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग नहीं कर सकते। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलते हैं देखिएगा। तो यहाँ पर क्या मार दीजिएगा, स्टार मार दीजिएगा। तुम आए हो हमारी हवेली पर, सोच समझ के आना। यहाँ यूपीपीसीएस इस बार का प्रश्न जल्दबाजी में बनाएगा, ध्यान रखना, मैं लिख के बोल रहा हूँ 4 से 5 प्रश्न रोग बनाएगा और ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 आपके सामने। यमुना नदी के बारे में आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, क्या लिखा है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूरब की, देखो यमुना आपको पता है यमुनोत्री से निकलती है देखिएगा, और पश्चिम से पूरब की प्रयागराज में गंगा नदी मिल जाती है। तो सबसे पहले क्या आएगी, चंबल आएगी, फिर सिंध आएगी, फिर बेतवा आएगी, फिर केन आएगी देखिए। तो पहले क्या आएगा, सिंध आएगा। तो सिंध के बाद क्या जाएगा, बोले पहले चंबल आएगा, चंबल के बाद सिंध आएगा। देखो तो 4-3 आ जाएगा। तो 4-3 हमारे पास कहीं है, बोलेंगे सर है, हमारे पास सिर्फ एक जगह मिल रहा है 4-3-1-2 देखिएगा। तो ये सीक्वेंस है, जैसे यहाँ पर आप देखते हैं गंगा यहाँ से निकल गई है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से मिल जाती है, तो पहले क्या आएगी, चंबल है देखिएगा, फिर सिंध है, फिर केन है, फिर बेतवा है, बेतवा हमीरपुर में जाके मिल जाती है। तो यहीं से जाके आप सोच सकते हैं ये गंगा का यमुना का आपस में संगम है इलाहाबाद में, प्रयागराज में। लो जी, क्वेश्चन आपके सामने 20वां ये रहा, क्या कहना चाह रहा है 20वां, देखो फटाफट से। सारे क्वेश्चनों का रिवीजन हो रहा है और आप उन चीजों को रिकॉल कर पा रहे हो जो बार बार हमें याद होनी चाहिए। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है, देखिएगा एग्जाम्पल बेस्ड समझने का प्रयास, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके साथ। जो नर्मदा नदी है ताप्ती है, अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती देखिएगा। डेल्टा किसे कहते हैं, आपने जंगल में अगर खेती करी होगी आपने, जब हम पानी को लेकर आते हैं भरे के माध्यम से, तो जब वो घुमावदार जो आ जाता है लास्ट में जमता है, उसके सापेक्ष में जो कि उसका मलबा होता है, उसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। ऐसे ही देखिएगा, जो ये नदियां हैं हिमालय की घाटी से निकलती हैं और वो डेल्टा नहीं, क्योंकि ये गिरती हैं तो वहां पर पानी ऊपर जैसे आता डेल्टा खत्म, यानी ये एस्चुरी डेल्टा बनाती है। एस्चुरी मतलब बनाया चला गया, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि प्रकार से डेल्टा नहीं बनाती है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है देखिएगा। ये भ्रंश घाटी से बहती है, हाँ सही, इसलिए डेल्टा नहीं बनाती देखिएगा। स्टेटमेंट ए आपके सामने रॉन्ग है, आर गलत है, तो आंसर आर सही है, डी इज राइट ऑप्शन देख लीजिएगा। क्या बनाती हैं, बोलेंगे ये मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जो कि एक डेल्टा का एक तत्कालीन रूप है, लेकिन वो डेल्टा नहीं है देखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की केवल 2 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मिल, देखो प्रायद्वीपीय नदियों में गंगा, अरब सागर इधर है, बंगाल खाड़ी इधर है देखिएगा। तो अरब सागर इधर है इंडिया का, और ये क्या, बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पर नर्मदा ताप्ती कहाँ गिरती है, अरब सागर, बिल्कुल ठीक है। भ्रंश घाटी से, बिल्कुल सही बात, थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, दोनों स्टेटमेंट सही है, वो सही व्याख्या करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लो जी, कृष्णा नदी के बारे में आपसे पूछ रहा है। कृष्णा जानो तो पहचानो देखिएगा। कृष्णा नदी के बारे में आपसे क्वेश्चन देखने का आपके सामने यहाँ पर प्रयास कर रहा है। कृष्णा नदी के बारे में पूछा गया, कृष्णा पूरब की ओर प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी देखिएगा। अगर हम बात करेंगे तो जो बड़ी नदी है इसमें गोदावरी है देखिएगा, और मुझे लगता है गोदावरी सहायक सबसे बड़ी नदी है देखिएगा। और स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये रोंग हो जाएगा। तो यानी गोदावरी प्रायद्वीप नदियों में सबसे बड़ी नदी जो पूरब की ओर बहती है देखिएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इसके बेसिन क्षेत्र, बेसिन का मतलब जहां जहां से प्रवाह करती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि बेसिन क्षेत्र है। पूर्णा कृष्णा की सहायक नदी देखिएगा। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कृष्णा की सहायक नदी पूर्णा नहीं है देखिएगा, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, रोंग निकल के आ जाएगा। राइट, नागार्जुन बांध जो है यहाँ पर कृष्णा नदी पर बनाया गया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यानी कह सकते हैं 2 और 4 आपके सही हैं। आप 2 और 4 लेके कहाँ जाएंगे, डी, और कहीं मत जाओ, यहीं रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पश्चिम की ओर बहने वाली यहाँ पर कुछ नदियों के बारे में क्या किया गया, मैचिंग करनी है। जिंदगी की मैचिंग हो या क्वेश्चनों की मैचिंग हो, बस संभाल के करना। मैचिंग ठीक होगी तो प्रश्न गलत, और वैसी मैचिंग होगी तो जिंदगी सही देखिएगा ना। क्या क्वेश्चन लिखा है, देखो पश्चिमी की ओर, पश्चिम को बहने वाली नदी क्या है, ताप्ती है। अच्छा, इन सबको छोड़ दीजिएगा, अगर आपको किसी एक का नाम का पता है देखिएगा, तो उससे मैचिंग करने में हमारे पास क्या हो जाएगी, आसानी निकल जाएगी। भाई बंगाल का शोक किसे कहते हैं देखिएगा, दामोदर को बोलते हैं देखिएगा। ब्रज गंगा हम लोग किस, गोदावरी को बोलते हैं देखिएगा।
अच्छा, हिमालय की नदी कौन सी देखेगा, तो बोलेंगे सतलज है देखेगा। तो सतलज क्या है, हिमालय की नदी है। और उसके बाद यहाँ पे पश्चिम की ओर कौन बहती, तो ताप्ती बहती है। किसी को भी मिला लीजिएगा, मिलाने से प्रश्न आपका सही होना चाहिए। इसी को मैचिंग कहते हैं। 8-10 क्वेश्चन यूपीपीसीएस में, बायोलॉजी हो या ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो, मैचिंग के आते हैं। उनको इलिमिनेट कर लेना और आराम से आपके क्वेश्चन सही निकल के आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्यारे बच्चों, लो जी, क्या लिखा है। चंबल, बेतवा, केन, यमुना की सहायक नदियां हैं देखिएगा। उक्त नदियों में चंबल सबसे बड़ी नदी है देखिएगा। थोड़ी देर पहले हमने चंबल, बेतवा, केन, है ना, सिंध, इन सब के बारे में चर्चा भी किया देखिएगा। वहीं से क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर मिल रहा है कि कौन, यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन यहाँ पर गलत है देखिएगा। तो कौन सा कथन का मतलब अगर लिखा होता, अगर देखो प्रश्न देखो कैसे चेंज करता है। अगर यहाँ लिखा होता कितने कथन गलत हैं, तो वहां पर आप मैचिंग का आंसर बोलते सर एक प्रश्न गलत है, दो प्रश्न गलत है। लेकिन पूछा है विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट आई देखिएगा। तो यहाँ समझने का प्रयास करिएगा, बहुत अच्छा देखिएगा। चंबल, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चंबल है, बेतवा है, केन यमुना की सहायक नदी। देखिए इसमें सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी बोलेंगे सर, यहाँ से चंबल है। 960 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे 900 किसकी है, चंबल की लंबाई है। दक्षिण गंगा नदी में दो शहर नदियां टॉन्स और सोन आकर गिरती हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि यहाँ दो नदियां टॉन्स और सोन आकर गिर देखिएगा। इन दोनों नदियों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर टोन्स सबसे बड़ी नदी देखेगा। तो यहाँ पर टोन्स बड़ी नहीं देखेगा, यहाँ पर देखा है सोन नदी बड़ी है। सोन नदी की लंबाई लगभग 780 किलोमीटर के आसपास है, और टॉन्स की जो लंबाई है लगभग 265 किलोमीटर के आसपास है। तो लंबी कौन सी हो बोलेंगे, टॉन्स नहीं, सोन नदी हुई देखिएगा, जो इसके बारे में बोल रहा है 780 के पास, यानी ओनली चौथा सही है। अगर अगर तुम संभल जाना प्रश्न को पढ़ने से पहले, अगर यूपीएससी या पीसीएस किसी का एग्जाम दे रहे हो, गलती करने से हम असफल होते हैं, ज्ञान कम हो, स्मार्ट अप्रोच हो, सफल हो जाएंगे। अगर इस प्रश्न में ये डाल देता कि यहां पर लिख देता कितने कथन गलत हैं, देखिएगा कितने कथन गलत हैं, तो आपका प्रश्न क्या है, ऐसे करके चेंज हो जाता, ऐसे करके देख कैसे, तो आंसर क्या आता, ओनली एक कथन गलत है ना, यानी ये आंसर निकल के आता। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ जा रहा है। कभी पूछ कुछ और रहा है, बता कुछ और रहे हो, और फिर सुना ही कुछ और दे रहा है। यही गलती होती है कम्युनिकेशन आपके गैप में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 आपके सामने, बताओ कुछ नया सीखा, बिल्कुल सीखा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, हिमालय से निकलने नदियां, सभी नदियां सतत बहाए नहीं, बिल्कुल सही बात। हिमालय एक ग्लेशियर से निकलती हैं, और ग्लेशियर हमेशा तड़पते रहते हैं, पिघलते रहते हैं, दर्द के मारो, तन्हाई के मारो, तापमान के मारो। अब तो और ज्यादा तापमान पैदा कर रहे हैं देखिएगा। आंसर बिल्कुल सही स्टेटमेंट निकल के आ रहा है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से, बिल्कुल सही बात। इंडिया में अधिकांश जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के माध्यम से ही होती है देखिए, है ना। तो आप कहेंगे स्टेटमेंट ये भी ठीक है, तो दोनों सही है। लेकिन ये इसकी वजह से हिमालय की नदियों में पानी नहीं आता है, वो अलग है, ग्लेशियर से निकलती। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी स्टेटमेंट आपके पास सही है। यानी हम दोनों की सही व्याख्या नहीं, आपस में इंटरलिंक नहीं कर पा रहे हैं, बट आंसर आपके पास सही है। कश्मीर घाटी स्थित कहां पर है, देखिए कश्मीर घाटी के बारे में आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। कश्मीर घाटी कहां पर है बताएं, 26 में 27 में क्वेश्चन का आंसर क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या आज मेरे कहने से आप शेयर नहीं कर देंगे, बताइएगा। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, हंसते हंसते हम प्रश्न को टिक कर पा रहे हैं देखिएगा, तो मुझे लगता है कि आप एक बार शेयर जरूर कर दो सब लोगों को, जहां तक जोड़ सको जोड़ दीजिएगा। 150 तो कम से कम बच्चों को जोड़िएगा। कश्मीर घाटी के बारे में पूछ रहा है कि किन किन के बीच में यहाँ पर निकल के आ रही देखिएगा। तो कश्मीर घाटी देखा जाए, हमारे पास जो पीर पंजाल श्रेणी है, जो हिमाद्री पर्वत है, उन दोनों के मध्य में क्या है, कश्मीर घाटी निकल के आती। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लो जी, ये क्या है आपके पास, जलप्रपात है, जलप्रपात झरने जिसे हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ये आपको यहाँ पर बताना देखिएगा। देखते हैं लोग कर पाते हैं। देखो दूध सागर कहाँ पर है, दूध सागर गोवा में होगा, है ना। तो पहले का आंसर 4 हो गया देखिएगा। तो पहले का आंसर क्या हो गया, बोलेंगे सर दूध सागर। ये बरनाना कहाँ पर है, बोलेंगे सर यहाँ से कर्नाटक में है बरनाना। तो दूसरे का 1 हो जाएगा, कहीं नहीं जाएंगे, आंसर हमें मिल चुका है। यानी 4-1, 4-1 एक जगह मिल रहा है, तो 2-3 आप लगा लीजिएगा। खंडाधार कहाँ पर है, उड़ीसा में। प्लानी कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। तो आई थिंक यू कैन से एक इज राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या लिखा है देखिएगा। ये झील है, ये भारत के कहाँ राज्य में, विलेह देखिएगा। किसी झील के बारे में आप मिला लीजिएगा। साला झील कहाँ पर है, हैप्लोंग कहाँ पर है, हापलोंग कहाँ पर है, लोनार कहाँ पर है, तलवार कहाँ पर, बताएं। कमेंट करें फटाफट, जिससे कि आज सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने यहाँ निकल के आ जाए। देखो देखो, साला झील तो वहां पर है जहां पर सूर्योदय सबसे पहले होता है। अब सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, बोलेंगे सर कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे, ये रहा अरुणाचल प्रदेश में। देखिए
पहले का आंसर क्या है, 2 है, और जहां हमने 2 देखा, ऐसा करने से आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, सी निकल के आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से मैच करने का प्रयास करें। हैफलोंग कहाँ पर है, बोलेंगे सर असम में है, देखिएगा। लोनार कहाँ पर है, बोलेंगे महाराष्ट्र में है। तलवार कहाँ पर है, राजस्थान में। आंसर सी निकल के आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, गर्म जल के स्रोत हैं, ये कहाँ कहाँ पर अवेलेबल, देखिए ज्वालामुखी है, मणिकरण है, कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा है। देखो अगर मणिकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर एक कुल्लू जिला पड़ता है हिमाचल में, वहां पर अवेलेबल है, कुल्लू के आसपास। अच्छा, ज्वालामुखी देखा जाए तो यहाँ हिमाचल में पड़ता है ज्वालामुखी, भी कहाँ पड़ता है, कांगड़ा जिला पड़ता है ना। तो कांगड़ा की कहाँ है, रंगना रनौत अभी एमपी बनी है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कांगड़ा। ये कहाँ पड़ता है, बोलेंगे हिमाचल में, देखिएगा। बाकी यहाँ पर अनहोनी भी कहाँ, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अगर नाम होगा तो छिंदवाड़ा एक जिला पड़ता है, वहां पर अवेलेबल, देखिएगा। तप्त पानी सबको पता है कि गंजाम जिला पड़ता है, राइट। और गंजाम कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। तो स्टेटमेंट ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। रोंग क्या हुआ, ज्वालामुखी एक गर्म जल स्रोत है जो कि कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये कुछ दर्रे हैं, और दर्रों से क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि एक दर्रा जरूर आएगा, क्योंकि तुम्हें भी दर्रे से कहीं ना कहीं अपने दर्रे से निकलना पड़ेगा। क्या लिखा है, जेलेपा कहाँ पर है और मुलिंगला कहाँ पर है, सिपला। देखो किसी एक के बारे में जिंदगी को पकड़ लो, आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा। जैसे अगर हम बुंगला की बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश में ही अवेलेबल है, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। अच्छा, जेलेपा के बारे में अगर बात करेंगे तो जेलेपा कहाँ पर है, बोलेंगे सर जेलेपा अगर हम देखेंगे तो कहाँ पर, सिक्किम में पड़ेगा। तो सिक्किम का मतलब है कि यहाँ पर ये 3 निकल गया, यानी तीसरा आंसर निकल के आ जाएगा, बी आंसर। मुलिंग कहाँ पर है, उत्तराखंड में, देखिएगा। तो मुलिंग कहाँ पर, बोलेंगे उत्तराखंड में, देखिएगा, राइट। अगर सिपलीला के बारे में बात करेंगे तो सिपलीला देखिएगा हिमाचल प्रदेश में। अगर देखेंगे दर्रा शिमला के तिब्बत से जोड़ने का प्रयास करता है, तो आंसर कहाँ जाएंगे, बोलेंगे बी की गलियों में जाके अपना। अब एक दर्रा और पूछा है, पर्वतीय दर्रा आपके सामने है, ये बताइएगा। देखो नाथुला कहाँ पर है सबको, माना कहाँ पर है, जोजिला कहाँ पर है। देखो माना सबको पता है उत्तराखंड में पड़ता है ना, तो माना कहाँ पड़ेगा, उत्तराखंड में पड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, माना उत्तराखंड में पड़ेगा। पहले का 4 ऑप्शन है, कहीं मिल रहा है, बोलेंगे सर मिल गया, कहीं नहीं जाना है ढूंढने हमें, सब कुछ यहीं पर है, तो बोलेंगे सर यहाँ से 4 आ जाएगा। बाकी यहाँ पर जोजिला कहाँ पर है, बोलेंगे जोजिला, सॉरी नाथुला कहाँ पर है, बोलेंगे सिक्किम में। उसके बाद आपके सामने सारे स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ निकलते हुए चले जाएंगे। जोजिला कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। सिपलीला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो सी इज राइट ऑप्शन, देख ली, कुछ नहीं करना, राइट। चले, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी। देखो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि शीत ऋतु में वर्षा कैसे होती है। आपको पता है पश्चिमी विक्षोभ एक शब्द आता है, पश्चिमी विक्षोभ किसे देखो हम लोग बोलते हैं, देखिएगा, क्लियर। तो पश्चिमी विक्षोभ का मतलब देखा जाए तो यहाँ पर जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, जो पूरब से चलते हुए पश्चिमी एशिया है, ईरान है, या जो भी हमारे पास अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के पास जाकर वहां पर क्या करता है, भारत के उत्तर जो पश्चिम भाग है, देखिएगा, उन भागों में टकराने के बाद यहाँ पर क्या होता है, बरसात की जाती है। तो यानी मेन पर्पस क्या है, यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पर देखा जाए उत्तर पश्चिम भाग में क्या होती है, यहाँ पर वर्षा होती है, और यही वर्षा शीत ऋतु में देखने का प्रयास की जाती है। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व है, देखिए बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। मौसम की तरह तुम बदल मत जाना, जलवायु की तरह तुम स्थिर रहना। इसका मतलब मौसम बदलते हैं, जलवायु स्थिर रहती है। तो यहीं से पूछा है कि जलवायु का प्रभुत्व है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ स्थायी पवनें भी हैं, यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो मौसम के नजारे हैं। ठंड तो उनको भी लगती है जो यहाँ घर से बाहर निकले, है ना, अनजाने हैं। तो यहाँ पर जलवायु का क्या है, प्रभुत्व माना जाता है। और मानसून कैसी है, बोलेंगे सर यहाँ पर स्थायी नहीं है, अस्थायी है, परिवर्तन होती है मानसून, जलवायु हमारे यहाँ की। मानसून क्या है, परिवर्तन है, देखिएगा, देखा ना, सर्दी गर्मी ये सब चीज चलती है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सी। ए आपका पास सही है और गलत है। देखो क्वेश्चन नंबर, याद करना, प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता तो होती है, लेकिन ज्ञान से जरूरी होता है कि कुछ आइडियोलॉजी लगा सकें। देखिएगा अगर इस क्वेश्चन के बारे में तुम देख पा रहे होगे तो इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा इसके लिए कुछ ऐसे आसपास के माहौल की, आसपास की चीजों की आवश्यकता है कि भाई मौसम बदलते हैं। गाना सुना है ना, मौसम से तुम बदल मत जाना। इसका मतलब मौसम बदलता है, स्थायी नहीं है। तो मौसम स्थायी नहीं है, स्थायी परिवर्तन पवन है। इसलिए ऐसे प्रश्नों के लिए ज्ञान से ज्यादा जरूरी होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। देखिएगा ना, दक्षिण भारत में अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु कर्नाटक पठार के कुछ भाग में पाई जाती है। ये सहयाद्री के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन, देखो एक प्रकार से कह सकते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र से बोलते हैं। यहाँ से पवनें चली हैं, टकराई हैं यहाँ पे किसी पहाड़ से, उसके सहारे ऊपर उठती हैं
उठने के बाद जहाँ तक उनका एक एरिया है वो जाने के बाद वापस लौट के जाती हैं, ये यहीं बरसात कर देते हैं देखिए। इसलिए एक क्षेत्र में पठार के या पहाड़ के आसपास वर्षा हो रही है और एक तरफ क्या है वहाँ पे खाली, उसको हम लोग बोलते हैं वृश्चिक छाया क्षेत्र प्रदेश देखिएगा। तो आप कह सकते हैं कि भारत की अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु अलग अलग है, स्टेटमेंट ठीक है। ये भी एक छाया क्षेत्र है, दोनों स्टेटमेंट सही, दूसरी बात जैसे आप राजस्थान इसी का मारा हुआ बैठा हुआ है, जहां पर एक भाग में वर्षा होती है एक भाग में वर्षा नहीं होती है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आपसे बोल सकते हैं यहाँ पर देखा जाए राज्यों में से किसमें वनों का अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। देखिए ये क्या है, आपके सामने वनों के बारे में आपसे पूछ रहा है। अगर आप देखेंगे सबसे अधिक जो वनों का क्षेत्रफल पूछा गया, परसेंटेज नहीं पूछा गया। तुम्हारी गलियों से निकलने के लिए तुम्हें उनकी गलियों से गुजरना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू परसेंटेज नहीं है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कहाँ बैठा है, मध्य प्रदेश में। परसेंटेज मेघालय में आप चले जाओगे ना, तो आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, उसका बाद उड़ीसा है ना। तो ये क्या है, वन रिपोर्ट डाटा है, तो आंसर कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में वनों की क्वांटिटी ऑल ओवर इंडिया में टॉप पर बैठी हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लो जी, अल्पाइन वन कहाँ पाए जाते हैं, फॉरेस्ट के बारे में आपसे पूछ रहा है। जल्दी से कमेंट करो, दिखेगा। देखो जहां आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं वहां अल्पाइन वन पाए जाते हैं। जहां पर कटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन होते हैं, जैसे गंगा का मैदान है, तो वहां पर क्या है, सूक्ष्म पर्णपाती वन, तो ये क्या है, गंगा का मैदान है। यहाँ पर क्या है, अल्पाइन वन पाए जाते हैं देखिएगा। तो यहाँ अलग अलग भागों में हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर आर्द्र कहाँ पाए जाएंगे, तराई क्षेत्र में। पर्णपाती कहाँ है, तो कहाँ मिल रहा है, पहले चार तीन ढूंढो फटाफट से, बोलेंगे सर ए आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। अल्पाइन वन कहाँ, आंध्र प्रदेश में पाए जाएंगे। सदाबहार वन, सहाद्री वन, जहां पर खिले भुरे हमेशा बरसात का मौसम हो, और बस, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लो जी भाई, पथलड़ वन के बारे में अगर आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, पथलड़ वन में देखिए। तो यहाँ पथलड़ जो वन है कहाँ होंगे, राजस्थान में होंगे, सबको पता है। तो पथलड़ वन कहाँ होते हैं, राजस्थान में। चौथे का तीन आंसर, चौथे का तीन हमें कई जगह मिल रहा है। अच्छा, इससे हम लोग मैचिंग नहीं कर सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय वन का मतलब साइलेंट वैली, तो उष्ण कटिबंधीय वन क्या बोलेंगे सर, यहाँ साइलेंट वैली। पहले का चार ऑप्शन है, आएगा आंसर मैचिंग। आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो। दो का यहाँ पर कह सकते हैं शंकु कहाँ आ जाए, हिमाचल प्रदेश में। देखो कच्छ, कच्छ क्या क्या है, कच्छ का रण, ये क्या सुंदरबन पाए जाएंगे ना। तो आंसर कहाँ जाएंगे, डी देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उड़ीसा तट पर भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण, चक्रवात मतलब साइक्लोन के बारे में आपसे पूछ रहा है। चक्रवात हमारे पास कैसे होते हैं, उष्ण भी होते हैं, शीतोष्ण भी होते हैं, देखिएगा। क्लियर, जल्दी से कमेंट करो फटाफट से। चक्रवात के क्वेश्चन आपके सामने मिल रहा है। तो उड़ीसा, भाई सिंपल था, उड़ीसा उबड़ खाबड़ के नाम पर ही उड़ीसा का नाम बना है। भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी प्रवृत्ति के आधार पर उनके नाम जैसे बिहार बौद्ध के आधार पर, उत्तर प्रदेश उत्तर में था, उत्तराखंड उसका खंड काट दिया गया, झारखंड में झाड़ियां झाड़ियां हैं देखिएगा, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ है, राजस्थान में जहाँ राजाओं का गढ़ था देखिएगा, गुजरात में जो गुजरों का गढ़ था एक प्रकार से, गोवा में जहाँ चले जाते हैं देखिए, मध्य प्रदेश जहाँ बीच में बैठा हुआ देखिएगा। एक एक राज्य की स्थापना हम लोगों ने कैसे की गई है, उनकी प्रवृत्ति के आधार पर की। उड़ीसा की स्थापना उबड़ खाबड़ भूमि के आधार पर की गई थी, वहां पे तांडव के लिए, इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक चक्रवात यहाँ पर प्रवण क्षेत्र में आते हैं। क्योंकि इसकी पीछे वजह क्या है, महानदी डेल्टा के क्षेत्र में भारी मैंग्रोव का निर्वनीकरण है। बिल्कुल सही बात, लगातार घट रहा है, तो आंसर दोनों सही निकल के आएगा, बोलेंगे ए स्टेटमेंट आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लो जी, हिमालय में लगातार जो भूस्खलन है, लैंडस्लाइड है, देखिए लगातार बढ़ रही है, और उस लैंडस्लाइड से ही क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या है रखा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, दमदार क्वेश्चन देखिएगा। तो आवर्ती वृद्धि, बिल्कुल सही बात है, आदमी इस समय क्या कर रहा है, आनंद की प्राप्ति कर रहा है। आनंद कहाँ लेगा, घर से बाहर जाकर, चाहे घर पे सारी सुविधाएं मिल सकती हैं लेकिन दारू वहीं जाकर पिएगा। इसका मतलब है कि सुरंगें बनाएंगे, ट्रांसपोर्ट बनाएंगे, माल पहुंचाएंगे, ट्रेनें बनाएंगे, गतिविधि करने का हम लोग प्रयास करेंगे, वंदे भारत भी श्रीनगर तक जाएगी, अब देख लीजिएगा। तो यहाँ कह सकते हैं भूस्खलन लगातार बढ़ेगा, देखिएगा। हाल ही के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हो रहा है, ये तो सिंपल सी बात है, लगातार स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इज राइट ऑप्शन देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब आपके सामने 41 क्वेश्चन है, गोंडवाना सेल। आपको पता है कि हमारे पास जो इंडिया है सबसे अधिक कोयले का भंडारण कहाँ होता है, गोंडवाना सेल में ही पाया जाता है। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो गोंडवाना सेल है, कोयले के भंडार से 98% हमारे पास यहीं पाए जाते हैं। तो यानी आप कह सकते हैं कि 95 के अराउंड जो कोयला है वो 98 लगभग यहीं से पाया जाएगा, स्टेटमेंट पहला सही है। अधिकांश लोह धात्विक अलोह धात्विक खनिज धारवाड़ के समूह में यहाँ पर निकल के आता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपके सामने क्या है, सही है। लेकिन यार ये इसका लोह सैलों के बारे में, धात्विक या धात्विक का धारवाड़ सैलों से कोई संबंध नहीं है, उसका अलग डाटा है। आंसर क्या दे देंगे, बोलेंगे बी दे दीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, काली मिट्टी के बारे में आपसे पूछा देखेगा। काली मिट्टी मतलब रैंगून मिट्टी, रैंगून का मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रैगूण मिट्टी भी के नाम से भी हम यहाँ जान सकते हैं। ये मुख्यतः जो हमारे पास महाराष्ट्र का क्षेत्र है, कर्नाटक का भाग है, गुजरात का भाग है, या मध्य प्रदेश का भाग है, वहां पर काली मिट्टी ज्यादातर पाई जाती देखिएगा।
तो आप कह सकते हैं कि ये रेगुर मिट्टी के नाम जान सकते हैं काली मिट्टी को, बिल्कुल सही बात है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि क्या इसमें लोहे, चूना, कैल्शियम की, पोटास की मात्रा में प्रचुर था। हाँ बिल्कुल वैसे ही बात है, इसकी मात्रा की प्रचुर, लेकिन इसमें देखा जाए जो फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, जो जे पदार्थ होते हैं उनकी क्या होती है, कमी होती है। तो स्टेटमेंट दोनों सही है, तो आंसर कहाँ जाएंगे, इसके लिए सी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की लाल मिट्टी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। देखो लाल मिट्टी लगभग देखा उसका विस्तार पूरे ऑल ओवर इंडिया में 6 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास हम लोगों ने लाल मिट्टी का विस्तार कर रखा है, इतना विस्तार है। देखिएगा तो यहाँ पूछा गया लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण यहाँ पर लाल होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट मिल रहा है, फेरिक ऑक्साइड के कारण यहाँ पर क्या होता है, लाल होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मिल रहा है, लाल मृदा में लाइमन, चूना, हार्मोन, पोटास होता है, इसकी तो भाई कमी होती। देखिएगा तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एक प्रकार से कह सकते हैं ये रोंग निकल के आ रहा है। बाकी इसकी संरचना शीघ्र चिकनी होगा, बुकनी नहीं होगा। देखिएगा क्या होगा, देखा जाए इसमें एक प्रकार से बुकनी से हो जाने वाली होती है। स्टेटमेंट ये भी ठीक है, 1 और 3 सही है। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सी आंसर निकल के यहाँ से आ जाएगा। ये इसका अम्लीय स्वभाव जैसा होता है, इसको एक प्रकार से लाल मिट्टी के नाम जान सकते हैं। और इसमें लोहा, एल्यूमिनियम, चूना पाया जाता है, और इसमें हार्मोन्स और पोटास की मात्रा क्या होती है, कम होती है ना। तो आंसर क्या बोलेंगे सर, यहाँ से सी स्टेटमेंट निकल के यहाँ से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्षारीय मृदा के सुधार के संदर्भ में कथनों पे कौन सा स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ ठीक है। जिप्सम का प्रयोग किया था। देखिएगा देखो क्षारीय मिट्टी, हमारे पास दो मिट्टी होती है, एक क्षारीय एक अम्लीय। ये आधार क्या है बोलेंगे सर, पीएच मान का हमने क्या कर रखा है, आधार रख रखा है। तो आप कह सकते हैं कि जिप्सम का हम प्रयोग करते हैं क्षारीय मिट्टी में सही करने के लिए, इसके लिए हम लोग पायराइट भी कर सकते हैं। सही स्टेटमेंट है। आंसर कहाँ जाएंगे, बल्ले बल्ले, सी इज राइट ऑप्शन। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, देखो कितना अच्छा है। स्वीट पॉइसन, एक मीठा जहर आदमी बोल रहा है सर, कट ऑफ गुरु जी। अरे बाप रे, घर में शादी हुई नहीं है, दुल्हन आई नहीं है, दुल्हन का मुंह देखने कैसे आओगे, देख पाओगे, पता नहीं किससे तुम्हारी शादी होगी, क्या होगा। अगर ये देखा जाए तो आपने देखा ही नहीं है, तो जब कुछ अभी पेपर ही नहीं आया है, पेपर का लेवल क्या है, उससे पहले कट ऑफ बता पाना, आए हाय, ये तो ये रहा कि शमशान घाट में मुर्दा नहीं पहुंचा, उसके पहले उसे जला दिया गया। कहाँ से आते हो तुम ऐसी बातें लेकर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पेपर नहीं आया घर में, पेपर देखा नहीं किसी ने, कट ऑफ बता दी पहले, आए हाय, दूल्हा आया नहीं, बारात चढ़ के खत्म हो गई। घाट प्रवाह, ये बांध परियोजना, देखो ये जरूर यहां से क्वेश्चन पूछता है, बताओ कमेंट करके फटाफट से। ये अच्छा क्वेश्चन, देखिए घाट प्रवाह कहां पर है। देखिएगा तो घाट प्रवाह के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहां पर है घाट प्रवाह। तो घाट प्रवाह कहाँ है, वो कि कर्नाटक में राज्य में पड़ता है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। पहले का 3 है, तो बिना कुछ करे आंसर सी ठोक देंगे। आंसर क्या होगा बोलेंगे सी। देखो उकाई कहाँ पर है बोलेंगे गुजरात में, हीराकुंडा कहाँ पड़ता है बोलेंगे सर यहाँ से आपके सामने उड़ीसा में, कोयना कहाँ है महाराष्ट्र में। देखिएगा ना, तो आप बोलेंगे आंसर निकल के आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छा कमेंट वो बोला है, सॉरी फॉर दैट यार। इसे कह सकते हैं कि अधूरी बातें कहने से कितना और दंड झेलना पड़ सकता है ना। कोई दिक्कत नहीं है, बातों बातों में आपका आनंद ले लिया गया, यही जिंदगी की है। गुरु वो है जो आपको समझाए। देखिएगा गुरु वो है जो आपको सही ट्रैक पर लेके जाए। गुरु वो है जो आपके ज्ञान की धारा को आगे बढ़ाने का प्रयास करे। तो मेरी वजह से तुम्हें सुनना पड़ा, लेकिन उसमें गलती थोड़ी तुम्हारी थोड़ी मेरी रही है ना। चलो भाई फटाफट से, भांगड़ा नागलवान कहाँ, हीराकुंड। देखो ये भाई अच्छा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन। देखो हीराकुंड को पकड़ लो, नागार्जुन को पकड़ लो, किसी को भी एक को पकड़ लो। ये आपको नागार्जुन कहाँ पर है, कृष्णा नदी पर है, तो मिला लो भाई नागार्जुन कहाँ पर, कृष्णा। ये रही चौथे का पहला आंसर। देखिएगा चौथे का पहला आंसर कहाँ है, बी में, ठीक कर दो, कुछ नहीं करना, देख लीजिएगा है ना। तो यहाँ पर आप आराम से इसको कह सकते हैं कि स्टेटमेंट आराम से निकल के यहाँ से आ, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते नागार्जुन कहाँ पर है बोलेंगे सर, कृष्णा में। देखिएगा अच्छा भांगड़ा कहाँ पर है बोलेंगे सर, भांगड़ा सतलज में मिलता है। तो ये गलियां, ये चौबारा, आना ना दोबारा। और ध्यान रखिएगा जो बच्चे आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, जो पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, ये ऐसी तन्हाई कभी वापस नहीं आएगी। क्यों, 1000+ वैकेंसी, एग्जाम डिले पे डिले, डिले पे डिले हो रहा था, तैयारी सब कुछ झाड़ में चली गई सबकी। देखिएगा और आरओ का एग्जाम तो वैसे भी आराम से हो रहा है, अब सोचिएगा अभी भी तुम सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। तो कलंक है ऐसी जवानी पर, कलंक है ऐसी, ध्यान रखना आपकी पढ़ाई पर। तो याद रख लीजिएगा, दबा के 20-22 दिन 25 दिन तो बचे हुए हैं ना, दिन रात एक कर, सोना बंद कर दीजिए, कुछ नहीं होगा, 4 घंटे सो जाओ बस, बाकी 18 घंटे अपनी किताबों के आसपास घूमिएगा।
मत नहाइएगा 4-5 दिन, एक दिन में चलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत में तालाब सिंचाई का एक प्रमुख साधन है। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन आपके सामने देखो मिला, बहुत खतरनाक। देखो, प्रायद्वीपीय तालाब, हाँ, आज भी हमारे देश में देखा जाए तालाबों से सिंचाई की जाती है, क्योंकि जो बरसात का पानी होता है इसको तालाबों के माध्यम से स्टोर कर लेते हैं, वो गलियों से निकलता हुआ पानी तालाब में जाके गिरता देखिएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं बेटा अजीत, पेपर सबके लिए टफ आएगा, चिंता मत करिएगा। और पहली बात तो आयोग की ताकत नहीं है, उसकी औकात नहीं पेपर टफ बना पाए, मैं लिख के बोल रहा हूँ, लगा लीजिए मॉडरेट पेपर आएगा। क्यों? इतने कम समय में सेंटर करना, पेपर बनाना, बहुत सारी गलती होंगी देख लेना। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ पेपर मॉडरेट आएगा, टफ नहीं आएगा, जाओ लिख लीजिएगा। प्रादीप यूपीएससी नहीं है, यूपीपीसीएस से भी है, यूपीएससी तो अगली खीर है, वो टॉप पे जाता है, वो ब्रह्मांड है यूपीएससी। और यूपीपीएस थोड़ा सा उसका एक ग्रह है, देख लीजिएगा। प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अधिकांश नदियां मौसमी होती है, बिल्कुल सही बात है, देखिएगा। तो स्टेटमेंट दोनों सही है, इसलिए तालाब सिंचाई होती है, आंसर क्या हो जाएगा, ए निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्या क्वेश्चन है, देखिए 48 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अच्छा क्वेश्चन 48 मिल रहा है, बताओ फटाफट जल्दी से कमेंट करके क्या लिखा है। देखो, प्राकृतिक गैस गोंडवाना संयंत्रों में देखो प्राकृतिक गैस देखा जाए तो यह 90% जो पार्ट है यहाँ पर गोंडवाना संयंत्रों में देश का 90% कोयला पाया जाता है, प्राकृतिक गैस नहीं पाई जाती, इसलिए स्टेटमेंट पहला क्या हो गया, बोलेंगे स्ट्रोंग हो गया। अभ्रक कोडमा में प्रचुर मात्रा में, देखिए बिल्कुल सही बात है, अभ्रक जो है कोडमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, स्टेटमेंट ठीक है। देखिएगा, धाव चट्टान पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध, देखिए तो धाव चट्टान के लिए पेट्रोल के लिए नहीं, देखिएगा धाव चट्टान देखा जाए खनिज बेल्ट के लिए प्रसिद्ध है, ना कि पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है। तो धारवाड़ जो चट्टाने हैं वो किसके लिए है, पेट्रोल के लिए नहीं, खनिज के लिए प्रसिद्ध है, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। तो कहां जाएंगे, ओनली दो आपका सही निकल गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित कोयला खदानों में पूर्ण पूरब से पश्चिम की ओर, देखो पूरब से पश्चिम का मतलब इधर से इधर जाना है तुमको, इधर से इधर नहीं आना है, इधर से इधर नहीं जाना, इधर से उधर, यानी इधर से इधर जाना है, पूरब से पश्चिम की तरफ यहाँ पर जाना। देखिए तो रानीगंज कहाँ पर है, बोलेंगे सर रानीगंज पश्चिम बंगाल में पड़ता है, आपके दिमाग में आ रहा है तो रानीगंज कहाँ दिखेगा, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, सबको पता है। अच्छा बोकारो, अभी हाल ही में देखा होगा, बोकारो झारखंड में पड़ता है ना, तो बोकारो कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। अच्छा विश्रामपुर के बाद देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, विश्रामपुर कहाँ पड़ेगा, बोलेंगे छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, देखिएगा। और आदिलाबाद सबको पता है, आदिलाबाद कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में पड़ता है, देखिएगा राइट। अब आपसे पूरा पूरब से पश्चिम की तरफ यहाँ पर क्या करना है, डिफाइन करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, पहले सबसे पहले आपके पास पश्चिम बंगाल आएगा पूरब में, तो कहाँ जाएंगे, बोलेंगे सर एक आएगा, एक के बाद जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, एक के बाद यहाँ पर बोकारो आएगा झारखंड में, झारखंड का क्या आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ तेलंगाना आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर डी आंसर निकल के आएगा। अरे वाह, क्लियर, चलें आगे, मजा आ रहा है। क्वेश्चन 50 होने वाले हैं। अच्छा ये रहा 50वां, झिलमिल सितारों का ये आंगन होगा, कोयले खदानों में मिल जाओ झिलमिली में, खदान पूछा गया है कि कहाँ कहाँ पर है। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके साथ, देखो झिलमिली कहाँ पर है, बोलेंगे सर झारखंड में है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में झिलमिली है, तो झिलमिली कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। पहले का 3 ऑप्शन है, 2 जगह मिल रहा है, 2 को काट दो, 2 को पकड़ लो, देखो है ना। अब आपके सामने कर्णपुरा पूछा, कर्णपुरा कहाँ पर है, झारखंड में, देखिए तो कर्णपुरा कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, तो आंसर 3 और 4 निकल के आएगा। 3-4 कहीं मिल रहा है, ए और बी में मिल रहा है, देखिएगा। रामपुर हिमगिरी के बारे में आपसे पूछा है, रामपुर हिमगिरी कहाँ पर है, बोलेंगे सर यहाँ से उड़ीसा में बैठा हुआ है, तो 3-4-1, 3-4-1-2 आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोलेंगे डी आंसर निकल के आ जाएगा। इस 50 क्वेश्चन में से आपके अभी तक कितने क्वेश्चन सही हुए, तड़कती धड़कती आत्माओं से निकालते हुए प्रश्नों को बताइएगा कि जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए थे बच्चे थे उन 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए, लेट्स कमेंट। और उसके बाद फिर 51 से लेकर 100 पे जाके रुकेंगे हम लोग, इससे पहले नहीं रुकेंगे, देखिएगा। बताओ जल्दी से कमेंट करो, इसका आंसर क्या है, कितने क्वेश्चन सही किया आपने अभी तक, मुझे बताइए सब लोग। और कल एक करंट अफेयर की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की, अक्टूबर नवंबर का करंट अफेयर 2 महीने का है, इनके ऊपर मैं क्लास करने जा रहा हूं, देखिएगा, जो आपके लिए रामबाण साबित होगी। और फिर एक क्लास हम सी सेट पे करने जा रहे हैं जो आपके लिए बिल्कुल ब्रह्मास्त्र साबित होगी। ये क्या टाइमिंग रहेगा क्लास के बाद में मैं डिस्कशन कर दूंगा, जिससे कल की क्लास भी आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाली है, राइट। एक बच्चा कह रहा है कि हमने कमेंट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, महाकाल बाबा क्लास के बाद डिस्कशन कर लेंगे, राइट।
चलो कोई दिक्कत नहीं, अब 51 से फिर अगेन काउंटिंग करना आप लोग, और फिर 100 पे हम तुमसे मुलाकात करेंगे कितने क्वेश्चन सही किए। चले 51वां क्वेश्चन आपकी थाली में परोस दे, लो जी ये रही थाली। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार सभी कोटे के कोयले का कुल भंडार जो है 293.50 करोड़ टन है देखेगा। यानी एग्जाम्पल बेस पे देखा जाए लगभग इस समय जो टन है वो आपके पास 352 के आसपास टन है। स्टेटमेंट पहला क्या हो जाएगा, रूम निकल के आएगा। देश के कोयले के कुल भंडार आधे से अधिक जो है दो राज्यों में, झारखंड और एक प्रकार से कह सकते हैं हमारे पास कहाँ है, उड़ीसा में। बिल्कुल सही बात है, उड़ीसा झारखंड एक ऐसे दो राज्य हैं जहां पर कोयले की मात्रा अधिक मात्रा में होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक गलत है और आपके पास सत्य है, तो आप डी ठोक दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कोयले का अंतरराज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है देखेगा। भाई दमदार क्वेश्चन मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। कोयले को अधिकांश देखा जाए अंतरराज्य, एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में ट्रेन से ही पहुंचाया जाता है। स्टेटमेंट पहला सही देखेगा। बंगाल झारखंड कोयले के खदानों के लिए पश्चिमी राज्यों के लिए कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत, बिल्कुल सही बात है। बंगाल झारखंड ये कोयले के प्रमुख आपूर्ति क्षेत्र हैं, दोनों सही है। और स्टेटमेंट आपके साथ, स्टेटमेंट क्या निकल के आ जाएगा, बोलेंगे ए आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी अवरक माइका की मेखला कहां पाई जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बताओ भाई। बिंदास गर्ल सबका कमेंट शो कर रहा है, बस आप कमेंट करिएगा। सबकी आत्माएं लगातार भगवान से जुड़ी हुई हैं, सबकी आराधना प्रार्थना उपासना सब कुछ सुनी जा रही है यहाँ पर, इसलिए कमेंट जरूर कर लीजिएगा। जिलों में भारत की सबसे बड़ी अवरक मेखला पाई जाती है, बालाघाट में, छिंदवाड़ा में, उदयपुर, अजमेर, अलवर में, हजारीबाग, गया, मुन्नेर, कोडरम में। तो ये अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मिल रहा है। जो हजारीबाग है, गया है, मुंगेर है, कोडरमा है देखिएगा। यानी ये एक प्रकार से हमारे पास जो प्राकृतिक हमारे आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, उड़ीसा है, इन भागों में पाई जाती है। तो आप कह सकते हैं कि इसका 53 का आंसर क्या हो जाएगा, सी निकल गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये आपके सामने बच्चों ये कुछ खदानें हैं देखिएगा, और कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है उनके प्रश्न पूछ रहा है। जैसे क्योछोर में कौन सी खाने हैं, बालाघाट में कौन सी खाने हैं, कोरापुट में कौन सी खाने हैं, खेतली में कौन सी खाने हैं। सबको पता है खेतली के राजा ने हमारे पास जो स्वामी विवेकानंद है उनका नाम चेंज किया था, राइट। क्लियर, बताओ कमेंट, जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखो क्योछोर कहाँ पर, उड़ीसा में दिखेगा है ना, तो क्योछोर कहाँ पर बोलेंगे, उड़ीसा में। किसके लिए खान बोलेंगे, क्योछोर उड़ीसा का भाग है। कहाँ पर है, लोह एक्स के लिए। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, दो आ जाएगा। दो कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर। कहाँ पर, एक तो ये वाला आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों आप काट सकते हैं। ऐसा एक आध प्रश्न सही दिमाग में आने से आप तुक्का लगाने में की आपकी प्रायोरिटी यहाँ पर बढ़ जाती देखिएगा। अच्छा बालाघाट कहाँ पर बोलेंगे सर, मध्य प्रदेश में। तो बालाघाट कहाँ पर है बोलेंगे सर, ये मध्य प्रदेश का पार्ट है देखिएगा। बालाघाट कहाँ पर है बोलेंगे सर, ये मध्य प्रदेश का। तो किसके लिए बोलेंगे सर, यहाँ से मैग्नीज। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके सामने स्टेटमेंट क्या निकल के आ जाएगा, दो और तीन निकल के आएगा। तो आंसर कहाँ जाएंगे, डी निकल के आएगा। अच्छा कोरापुट कहाँ पर है, कोरापुट भी उड़ीसा में पड़ता है देखिएगा, खेतली राजस्थान में पड़ता है ना। तो आंसर कहाँ जाएंगे, बोलेंगे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये आपके सामने हीरा है, और जब सूची के बारे में बताना है कि पदार्थों में यहाँ पर हम लोग प्रकृति के रूप में कैसे प्राप्त कर। अच्छा हीरा कहाँ से प्राप्त करते हैं, अरे बताओ हीरा कहां से प्राप्त करते हैं। दमदार क्वेश्चन है, दम लगा के बताने का प्रयास करें। तो हीरा को हम कार्बन से प्राप्त करते हैं ना, तो कहां से बोलेंगे हीरा को, कार्बन से। पहले का चार कहीं मिल रहा है, दो जगह मिल रहा है, ऐसा करने देखो आंसर मिल जाएगा। संगमरमर को हम लोग कैल्शियम से प्राप्त करते हैं, राइट है ना। तो संगमरमर हमारे पास कैल्शियम। रेत क्या होता है बोलेंगे, सिलिकॉन होता है देखिएगा। रेत क्या होता है, सिलिकॉन होता है। माणिक्य मतलब हमारे पास एल्यूमिनियम होता है। तो यानी चार एक दो तीन, चार एक दो तीन आपके सामने, बी स्टेटमेंट आपके सामने राइट निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या लिखा है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं दिखेगा। अच्छा यहां पर चार आपके पास ऐसे क्षेत्र हैं जहां पेट्रोल उत्पाद करते हैं, और एक ऐसा पूछा गया जो यहां पर नहीं दिखेगा। अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर कलोल भी हमारे पास यहीं पर है गुजरात में, कोसंबा भी गुजरात में है, नवगांव भी गुजरात में है, लेकिन जो मोरन है देखिएगा ये डिब्रूगढ़ में पड़ता है, असम में देखिएगा। और ये भी पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है देखिएगा। तो कहां पड़ता है बोलेंगे, मोरन असम में पड़ता है, डिब्रूगढ़ में देखिएगा, राइट। और स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा ये तेल शोधन कारखाने हैं, ये राज्य हैं, जैसे बरौनी कहाँ पड़ता है, कोयली कहाँ पड़ता है। ये तो भाई दम लगा के जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। तो बरौनी कहाँ पड़ता है बोलेंगे सर, कोयली कहाँ पड़ता है, कोयली बोलेंगे सर, कोयली बताओ जल्दी से कमेंट करो, कोयली कहाँ पड़ता है। अच्छा बरौनी के बारे में बताओ, हल्दिया सबको पता है, हल्दिया वही पश्चिम बंगाल में ना। कहाँ जाएंगे हल्दिया, पश्चिम बंगाल देखिएगा।
करनाल के बारे में सबको पता, हरियाणा में पड़ता है ना, करनाल हरियाणा में, हल्दिया यहाँ पर देखिएगा, कोयली गुजरात में, बरौनी बिहार में। तोड़ फोड़ कर दो ऐसे करके ना, मिला दी किया। तो 2 1 4 3 आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा पेयर यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं युग्म सुमलित है, देखिएगा इसका मतलब एक सही है, 3 रोंग यहाँ आपके सामने यहाँ पर मिल रहे हैं, देखिएगा बताओ। देखो हल्दिया उड़ीसा में थोड़ी पड़ता है भैया, पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, जो रोज है। जामनगर, अभी देखा नहीं आपने, मोटे लाला की शादी हुई थी यहाँ पे हम मुकेश अंबानी के बेटे की, तो जामनगर कहाँ, गुजरात में हुई, स्टेटमेंट रोंग निकल के आएगा। अच्छा नुमालीगढ़ी आपके सामने, नुमालूगढ़ी भी, ये स्टेटमेंट भी रोंग निकल के आ जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि यहाँ पर स्टेटमेंट आपके सामने नुमालीगढ़ी कहाँ पर, बोलेंगे असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। ये गुजरात में पड़ता है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पनागुड़ी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। आंसर क्या जाएंगे, डी स्टेटमेंट निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तेल शोधन कारखाने हैं और ये सूची है किस राज्य में पड़ते हैं, देखिए थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बरौनी कहाँ पड़ेगा, बोलेंगे सब बिहार में पड़ेगा। वो बरौनी अगर बिहार में पड़ेगा तो पकड़ लो भाई बिहार को, ये रहा बरौनी बिहार, चौथे का पहला। कहाँ मिल रहा है, ये रहा आंसर, टिक करके भाग जाइएगा, है ना। टिक करके भागने का मतलब है कि उस प्रश्न को आगे लपेटने, देखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नुमानीगढ़ थोड़ी पहले बताया कहाँ पर, असम में, देखिएगा। तातीपा कहाँ, आंध्र प्रदेश में। कोयली कहाँ पड़ता है, गुजरात में। देखिए कुछ नहीं करना, आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु होता है, देखिएगा। भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ होते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने, देखो एग्जाम्पल बेस पे, देश की भावी ऊर्जा की मांग आपूर्ति क्या होती है, आशाप्रद जो स्रोत है वो अणु होता है। अब कैसे ऊर्जा प्राप्त करेंगे, सौर ऊर्जा के माध्यम से करेंगे। तो यहाँ पर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, यहाँ पर देखा जाए परमाणु ऊर्जा होता है, राइट। तो खनिज जो है अणु का स्रोत सुलभ नहीं है, परमाणु। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये रोंग हो जाएगा, नहीं ए सही है, आ गलत है। आंसर कहाँ जाएंगे, सी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपके सामने राज्य है, कौन सा सही नहीं है, जवाहर सागर परियोजना कहाँ पर है, या नागार्जुन कहाँ पर है, शिव समुद्रम कहाँ पर है। ये 61वां क्वेश्चन आपके गांधी सागर के बारे में आपसे भी पूछा गया है। ये डायरेक्टली लॉजिकल क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल रहा है। देखो शिव समुद्रम कहाँ पड़ती है, कावेरी में, कावेरी के ऊपर पड़ती है, जो कि कहाँ पड़ती है, कावेरी मतलब कर्नाटक में पड़ती है, केरल में नहीं, दिखेगा। तो यही स्टेटमेंट आपके सामने रोंग है। आप कह सकते हैं जवाहर सागर सही है, नागार्जुन ठीक है, और गांधी सागर सही है। तो आंसर क्या हुआ, सी इज द राइट ऑप्शन। देखा क्वेश्चन नंबर आपके सामने, ये भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन आता है, देखिएगा। अरे वाह, 62वें क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछ रहा है कि भारत का सर्वाधिक जो यहाँ पर कह सकते हैं उत्पादन, देखिएगा कहाँ से आता है। तो आपको पता है बंबई क्षेत्र से सबसे अधिक प्राकृतिक क्षेत्र का भाग यहाँ से आता है, जो कि लगभग 60% के आसपास हमें यहाँ से मिलता है। प्राकृतिक गैस एक रंगहीन, गंधहीन, पर्यावरण अनुकूल एक प्रकार से ऊर्जा का स्रोत है। तो प्राकृतिक गैस का उत्पादन जो है हम लोग देखा जाए वो कहाँ से करते हैं, बोलेंगे बंबई तट क्षेत्र से, जिसको अपतटीय क्षेत्र के नाम से भी जान सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऊर्जा स्रोत के नाम, ये 2016 का इसलिए इसको रोंग कर दी, सॉरी। ये आपके सामने 64 आपके सामने, सॉरी। भिलाई कहाँ पर है, ये कारखाने हैं, और कारखानों को बताना है कि भिलाई कहाँ पर है, बोकारो कहाँ पर है। देखो भिलाई रूस की सहायता से लगाया गया था, और रूस की सहायता से कहाँ लगाया गया, छत्तीसगढ़ में लगाया गया था। तो बोलेंगे भिलाई छत्तीसगढ़ में लगाया गया था रूस की सहायता से। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। अच्छा बोकारो कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। तो बोकारो कहाँ पड़ता है, झारखंड में, और ये भी रूस की सहायता से ही लगाया गया था, राइट। तो ये किसकी सहायता से किया गया। दुर्गापुर सबको पता है कि भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। किसकी बोलेंगे, ब्रिटेन की सहायता से। राउल केला सबको पता है उड़ीसा में पड़ता है, और ये एक प्रकार से जर्मनी की सहायता से लगाया गया। किसकी बोलेंगे, जर्मनी की सहायता से लगाया गया। 1 2 4 3, 1 2 4 3 कहाँ जाएंगे, 1 2 4 3 ये रहा आपके सामने, डी स्टेटमेंट आपके सामने आ जाएगा। अभी अभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है, लो जी। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने 65 ये रहा। स्पीड से करेंगे तो हम लोग आज की चीजों को कवर करने का प्रयास कर पाएंगे। देखो अगर बात करेंगे कि यहाँ सबसे पहले क्या हुआ, बम्बई के द्वारा चीनी उद्योग का विकास किया गया। देखो जूट मिल की स्थापना 1855 के आसपास की गई। तो आप यहाँ पर स्टील का प्रथम जो उत्पादन है हमारे पास, ये चीनी का उद्योग जो है 1903 में दिखेगा। सबसे पहली फैक्ट्री लगाई गई थी प्रतापगढ़ में, देखिए देवरिया में, देखिए 1903 के आसपास। और ये जूट की लगभग 1855 के आसपास हम लोगों ने यहाँ पे लगाई थी। बम्बई का प्रथम जो कारखाना है देखा जाए, आधुनिक कारखाना कागज का, 1832 में लगाया, देखिएगा। तो कपड़ा स्टील का प्रथम कपड़ा, अलग अलग पॉइंट बोल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कहाँ जाएंगे, बोलेंगे सर पहले फोर्थ ऑप्शन निकल गया, पहले कपड़ा मिल लगाई, देखिएगा 1800 लगभग 32 के आसपास, देखिएगा। और लोहे इस्पात का कारखाना 1874 में लगाया, देखिएगा।
1832, 1874, तो यहाँ पर कह सकते हैं चौथा, तीसरा, चौथा, दूसरा, चौथा दूसरा कहाँ पर है बोलेंगे सर ये रहा, और थर्ड आंसर क्या हो जाएगा, बी स्टेटमेंट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये पूछा गया राष्ट्रीय राजमार्ग के आधार पर, लंबाई के आधार पर सबसे अधिक राज्य कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, ये क्वेश्चन, यानी ये राष्ट्रीय राजमार्ग का अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम में, पहले से ज्यादा कहाँ पर है, उसके बाद कम कहाँ पर है, उसके बाद कम कहाँ पर है, ये सीक्वेंस आपसे क्या कर रहा है, पूछा देखिएगा। तो अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा कहाँ होंगे बोलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में ही ज्यादा निकल के आ जाएंगे, फिर मिजोरम में निकल के आएंगे, फिर नागालैंड में देखिएगा, फिर सिक्किम सबसे कम है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये, तो बी आंसर आपके सामने यहाँ पर ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लो जी, मामू गोवा जो एक प्रकार से बंदरगाह है, आपको पता है कि हमारे पास जो पोर्ट होते हैं, बंदरगाह होते हैं, देखिएगा राइट, कमेंट करें फिर जल्दी से कि मामू गोवा बंदरगाह कहाँ पर है बोलेंगे सर गोवा में, देखिए ना, तो मामू गोवा कहाँ पर है बोलेंगे गोवा में, डी का डी ऑप्शन है, डी का डी कहाँ पर, तीन जगह मिल रहा है, अभी तक हम यहाँ पर सही नहीं कर सकते। देखिएगा दीनदयाल, अगर हम लोग पोर्ट की बात करेंगे तो कहाँ पड़ता है बोलेंगे गुजरात में पड़ता है, पहले का दो ऑप्शन है, लास्ट का चार है, दो चार कहाँ पर मिल रहा है बोलेंगे सर ये रहा, देखो जवाहरलाल ट्रस्ट कहाँ महाराष्ट्र में पड़ता है, पीओ चिदम्बरम कहाँ तमिलनाडु में पड़ता है, आंसर क्या हो जाएगा बोलेंगे बी। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा भाग भारत का एक प्रकार से प्राकृतिक बंदरगाह नहीं, देखिएगा नेचुरल हमारे पास पोर्ट नहीं है, कृत्रिम बंदरगाह है, इसका मतलब आपसे पूछने का प्रयास करा। 68 का आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। हमारे पास 7,516 किलोमीटर के आसपास की तटीय सीमा है, उसमें 13 और लगभग 200 बड़े छोटे छोटे बंदरगाह हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। देखिएगा तो मुंबई और कोचीन भारत का प्राकृतिक बंदरगाह, देखिएगा तो मुंबई और कोचीन भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है। देखिएगा तो स्टेटमेंट यहाँ पर कह सकते हैं कि प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। देखिएगा तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर चेन्नई जो है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, वो कृत्रिम बंदरगाह है। कांडला भी हमारे पास प्राकृतिक बंदरगाह है। तो आंसर कहाँ जाएंगे, आपका आंसर बी निकल के आएगा, राइट। 68 का बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लो राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है। देखिए एग्जाम्पल वेस्ट आपको पता है कि हमारे पास नेशनल वाटर हाईवे जो है लगभग 6 के अराउंड है। पहला नेशनल हाईवे इलाहाबाद से सदिया धुबरी के आसपास तक जाता है, जिसको NW1 के नाम से हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं, जिसको इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में जाता है और इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। NW2 जो है सदिया से धुबरी के बीच में है, 3 जो है कोल्लम से कोट्टापुंग के बीच में, और 4 जो है वजीराबाद विजयवाड़ा होते हुए एक प्रकार से पांडिचेरी के आसपास तक है। तो आपसे क्या पूछ रहा देखिएगा, इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य गंगा के बीच में क्या है, यहाँ पर जलमार्ग जो है इसके लिए हम प्रयोग करते हैं कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट के लिए भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70 पूछ रहा है कि भारत में अंतरराज्य जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं किया गया। बिल्कुल सही बात है, अगर विकास होता तो इतना पोल्यूशन नहीं होता। हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है वो किससे, हम लोग आज समय रेल से, ट्रेन से कर पा, रेल से बस से कर पा रहे हैं, इससे पोर्ट से कम। इसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ की जो नदियां हैं ज्यादातर उनमें जल इतना नहीं रह पाता, उनको जोड़ो इस तरीके से गतिविधि नहीं हो पाती है। तो आप कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आपके सामने ठीक है। भारत में अधिकतर भागों में वर्षा 4 साल में हो पाती है, तो 4 साल का ही व्यापार, 4 महीने में व्यापार कर पाएंगे, और ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिएगा अधिकांश हमारे पास जो नदियों का बाढ़ आती है वो 4 महीनों में ही आती है, उस समय हम लोग बाढ़ को देखें या वहां पर परिवहन कराएं। उसमें स्टेटमेंट दोनों सही एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपके सामने क्या है, दो सम्मिलित है, सही बताना है आपको। केरिया, कुकी, यानदी, पालियान, ये जनजातियां हैं। कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है उसके बारे में क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर डिफाइन करना है। 70 आपके सामने, जल्दी से कमेंट करो क्या है। देखो 71 के बारे में आप बताएं जल्दी से। देखो अगर बात करेंगे यहाँ पर एक प्रकार से केरल जनजाति उड़ीसा में पाई जाती, दिखेगा तो केरल जनजाति कहाँ पर जाती है, उड़ीसा में। स्टेटमेंट ठीक। देखो कुकी जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाई, कुकी देखा जाए त्रिपुरा है, असम है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड है, ये एरिया है कुकी के, दिखे ना, कुकी बंदरगाह है ना, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये असम वाले एरिया कुकी के। स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। यानदी के बारे में बात करूँ तो यानदी के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना दो ही राज्य हैं, दो ही राज्य में यहाँ पर पाई जाती है यानदी। स्टेटमेंट ये भी रॉन्ग निकल गया। पालियान जो है तमिलनाडु में ही पाई जाती है, आंसर निकल के सही निकल के आ जाएगा। क्लियर, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1 और 4, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से यूटी में जारवा जनजाति एक प्रकार से कह सकते हैं कहाँ निवास कर, देखो जारवा के बारे में यहाँ पर देखा जाए, जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है और एक प्रकार से प्रमुख जनजाति है। इसका मतलब त्वचा का रंग क्या होता है, काला होता है, कद एक प्रकार से कह सकते हैं छोटा होता है। अंडमान निकोबार में एक प्रकार से इसको सेंट लीच के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और लगभग ये 1979 के आसपास अधिसूचना के माध्यम से हमने इस जनजाति को भी एक प्रकार सूची में, रिजर्व सूची में घोषित कर दिया गया था। तो कहाँ पाई जाएगी ये जारवा, बोलेंगे अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
सबसे बड़ी जनजाति हमारे भारत की कौन सी है? टोंडा है, गोंड है, भील है। देखिएगा ये जनजातियों के बारे में एक क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा आपको, देखो रट डाल लीजिएगा। ज्योग्राफी एक ऐसा पार्ट है जो जहां पर सीमित दायरे में यहाँ पर पूछता है। सबसे अधिक जनजाति हमारे पास कौन है? बोलेंगे सर भील जनजाति, जो कि लगभग 17,70,000 के आसपास हमें देखने को मिलती है, 71,049 के आसपास। तो भील जनजाति सबसे अधिक मात्रा में है। सेकंड नंबर पे हमारे पास गोंड है, थर्ड नंबर पे संताल निकल के आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है? इसको तो तुम बताओगे, तुम्हारी आत्मा भी इसको बताएगी। चावल संस्थान कहाँ पर है? वन अनुसंधान कहाँ पर है ना? बताएं। देखो चावल अनुसंधान हमारे पास क्या है, देखो देहरादून में क्या, देहरादून में हमारे पास वन अनुसंधान संस्थान है। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? वन अनुसंधान है स्टेटमेंट। कटक चावल कटक ये है। शिमला में अगर हम बात करेंगे, शिमला में क्या देखेगा? शिमला में आलू अनुसंधान है हमारे पास, है ना? तो आंसर क्या होगा? बोलेंगे सिर्फ बी। दार्जिलिंग में क्या है? हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है हमारे पास दार्जिलिंग में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं दिखे? राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ पर? एक क्वेश्चन संस्थान से रखा हुआ मिलेगा, देखिएगा। तो राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान हमारे पास देखा जाए कहाँ पर? चेन्नई में है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपके सामने मिल रहा है। विद्युत अनुसंधान बेंगलोर में, ठीक है। ओसडी के बारे में हमारे पास लखनऊ में है। केंद्रीय लवण एवं समुद्री रसायन संस्थान के बारे में बात करेंगे तो ये पोरबंदर नहीं है, भावनगर में। देखिएगा भावनगर गुजरात में पड़ता है और पोरबंदर भी गुजरात में पड़ता है। आंसर क्या हो जाएगा? भावनगर में। आंसर बोलेंगे सर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र देखो सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान के बारे में पूछा है। काजरी कहां पर अवेलेबल है? देखिएगा बताएं, कमेंट करें फटाफट से, देखिएगा बताएं जल्दी से कमेंट करके कि जो काजरी कहां पर है, देखिएगा। अच्छा अगर हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखें तो काजरी के बारे में पूछा गया, देखिएगा। तो काजरी कहाँ पड़ता है? राजस्थान के कौन से जोधपुर में पड़ता है, और ये कहाँ पड़ेगा? राजस्थान के जोधपुर में पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी स्टेटमेंट निकल के यहाँ से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये मैचिंग करा रहा है, मैचिंग बड़े आराम से कर लेना। पहला, राष्ट्रीय पोषण के बारे में तो कहां पर? हैदराबाद में। देखिएगा पहले का 4 टिक कर लो, कुछ नहीं करना। देखो राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहां पर है? देखो वन कहां मिलेगा? देहरादून में। देखिएगा राष्ट्रीय आयुर्वेद कहां मिलेगा? जयपुर में। प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहां मिलेगा? पुणे में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोलेंगे डी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपके सामने ये है कि यहाँ पर करके बताओ प्रमुख उत्पादन देश कौन से निकल के आ रहा है। अगर हम गेहूं के बारे में बात करेंगे तो गेहूं में सबको पता है कि उत्तर प्रदेश आपके सामने बैठा हुआ है, पहले का। दूसरे का एक ऑप्शन, दूसरे का और एक ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है? आंखें बंद करके जो तुमको देखा वो चेहरा नजर आया। तो दूसरे का पहला कहाँ मिल रहा है? ये रहा आंसर, कुछ नहीं करना। दलहन कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। देखिएगा जो कहाँ हो जाएगी? राजस्थान में। ज्वार कहाँ हो जाएगी? महाराष्ट्र में। कुछ नहीं करना। 2 1 4 3 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला कृत्रिम उपग्रह गिरता नहीं है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है? अरे वाह, ये आपके सामने 79 क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ, बताएं। देखो सबको पता है कि यहाँ पर इसकी गति क्या होती है, उसकी गति में आवश्यक वृद्धि प्रदान करता है, इसलिए क्या करता है? घूमता रहता है। तो यानी यहाँ पर इसकी गति आवश्यक गति वृद्धि प्रदान करता है, इसीलिए क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या करता है? उसको गति प्रदान करता है, इसलिए उसके चारों तरफ क्या होता है? गिरता नहीं है और वो घूमता रहता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर निकल के आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों में आपको बताना है कि यहाँ पर आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है। देखिए आए हाय 80 क्वेश्चन तो भाई दिल तोड़ डालेगा। देखिएगा आगरा दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री और दार्जिलिंग का तापमान क्या है? 4 डिग्री आपके सामने बैठा हुआ है। देखिएगा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखिएगा आपको पता है कि जैसे ऊंचाई ऊपर जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होता है? घटता है। आपको पता होगा 1 डिग्री, याद है आपको? बिल्कुल पता होगा। यही कारण है कि यहाँ पर जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? घटता है। इसलिए विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों में तो लम पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है? ठंडा होता है। इसलिए आप जैसे हिमाचल प्रदेश जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे या कोई भी हिमालय की श्रेणी पर जाएंगे तो ऐसी गति में क्या होगी? ठंड होनी स्टार्टिंग हो जाएगी। तो आपको ज्ञात होगा, एक शब्द सुना होगा दी दी, जिसको तुम मोहब्बत करते हो दिल से। दी मतलब क्षोभमंडल का तापमान डिक्रीज होगा ऊपर जाने पर, समताप मंडल क्या होगा? इंक्रीज होगा, फिर मध्य मंडल डिक्रीज होगा, फिर उसके बाद जो ऊपर की आयन मंडल है, वायु मंडल है, सारा इंक्रीज हो जाएगा। इट इज अ मेजर पार्ट, लेयर है आपकी एटमोस्फेयर की, याद कर लीजिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आपके पास सही है। क्वेश्चन नंबर 80-81, प्राकृतिक साधन के बारे में आपसे पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मिल रहा है। प्राकृतिक साधन वो होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित है तथा भविष्य में प्रयोग में लाया। बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारे पास प्राकृतिक साधन का मतलब हमारे पास वन है, प्राकृतिक लाएंगे, काम में ला रहे हैं। आज के समय में तुम सारी सुविधाओं का भोग कर रहे हो, किसके माध्यम से? प्राकृतिक साधनों के माध्यम से।
तो प्राकृतिक साधन वो होते हैं जो हम लोग भविष्य में कहीं ना कहीं लाते हैं। किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन की लागत पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। आपके पास वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का मतलब है कि आप पैदा क्या कर पा रहे हो। जैसे अभी हाल ही में ग्लोबल इन्वायरमेंटल या ग्रोस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट लेके किसने जारी करा? उत्तराखंड ने। क्यों? मिट्टी पैदा करो अच्छे से, वन पैदा करो, भूमि पैदा करो, जल पैदा करो। ये 4 पैरामीटर पर क्या कर दिया हम लोगों ने? जीईपी लागू कर दिया गया। इसका मतलब आप यहाँ पर ये नहीं कि तुम पैसे पैदा करो, तुम प्रकृति को तो पैदा करके देख लीजिएगा। तो ये क्या वास्तविक संसाधन के रूप में है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। आंसर क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपके सामने खनिज अन्वेषण है और आपसे ये मुख्यालय पूछा गया कहाँ कहाँ पर है, ये बताने का आपके सामने कष्ट करिएगा। कमेंट करें। आप थके तो नहीं हो? कुछ बच्चे लग रहा है कि थक चुके हैं। अगर आप थक चुके तो तुम्हारे सपने मर चुके हैं। देखिएगा, जिंदा करो उन सपनों को। 22-25 दिन बचे हैं मात्र पीछे से एग्जाम के लिए। कब तुम आओगे? देखिएगा इस आधार पर। देखो, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो भाई तेल प्राकृतिक गैस है कहां पर? देखिएगा, तेल प्राकृतिक गैस कहां पर है? बोलेंगे सर यहां से नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस मुख्यालय है, पहले का 4। अच्छा ठीक है, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहां पर है? बोलेंगे सर यहां से नागपुर में है। देखिएगा, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहां पर है? बोलेंगे सर हैदराबाद में। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहां पर है? बोलेंगे सर भावनगर, भुवनेश्वर में। तो आंसर क्या हो? देखिएगा 4 3 2 1 आपके सामने निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहा। देखो ये क्या है? ये त्योहार है और ये राज्य है, कहां कहां मनाते हैं। देखिएगा, आप किसी भी राज्य से आते हैं, त्योहार एक परंपरा है जो जीवन में जोड़ सकते हैं। तो बिहू हम लोग असम में मनाते हैं। तो बिहू कहां मनाएंगे? असम में। पहले का पहला आंसर। ए और डी आपका आंसर आ चुका। देखिएगा, ओणम कहां मनाते हैं? ओणम हम लोग मनाते हैं केरल में। देखिएगा, तो दूसरे का दूसरा ऑप्शन देखिएगा, दूसरे का दूसरा कहां हो जाएगा? कहीं नहीं जाएंगे। आपका आधा आंसर आ चुका है यहीं से। देखिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर ए निकल के आ रहा है। पोंगल कहां पर है? बोलेंगे तमिलनाडु में। बैसाखी कहां पर है? बोलेंगे पंजाब में। ओणम कहां पर है? केरल में। बिहू कहां पर है? असम में। देखिएगा, तो योर आंसर क्या निकल के आ जाएगा? बोलेंगे सर ए निकल के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यूपी 308 एक प्रजाति किसकी? देखिए, यूपी 308 के बारे में पूछ रहा है। तो यूपी 308 एक प्रकार से कह सकते हैं किसकी? गेहूं की उन्नत प्रजाति है। और यहां पर एक प्रकार से अभी देखा जाए करना, बंदना, डीवीडब्ल्यू ये किसकी है? बोलेंगे सर ये गेहूं की ही प्रजातियां। देखिएगा, तो गेहूं के लिए कल्याण है, सोना है, सोनालिका है, लेरमा है, सारी गेहूं की प्रजाति देखने को मिलती है। 85 क्वेश्चन आज की इंडियन हिस्ट्री क्लास का। फिर हम वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन करेंगे, देख लीजिएगा। बताइए 85 क्वेश्चन क्या देखने को मिल रहा है। देखो, चंडीगढ़ को हम लोग क्या बोलते हैं? चंडीगढ़ स्वच्छ शहर है, इसको क्या बोलते हैं? प्रशासनिक नगर या प्रशासनिक राजधानी कहते हैं पूरी इंडिया की। तो क्या हो जाएगा? पहले का 4। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग जाते हैं, शांति निकेतन क्या? बोलेंगे शैक्षिक राजधानी है, शैक्षिक नगर है। देख लीजिएगा, धनबाद क्या है? आपको पता है धनबाद में खनन होता है। देखिएगा, माउंट आबू क्या है? एक पर्यटन मिलता है और कुछ नहीं मिलता वहां पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोलेंगे डी स्टेटमेंट आपके सामने निकल के आ जाएगा। बताओ, जिन लोगों ने 51 से स्टार्ट किया था मेरे साथ आज की क्लास को, 51 से लेकर 85 तक, यानी ये 85 का मतलब है ये 35 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। इस 35 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? देखिएगा, कमेंट करो। फिर हम अपनी कहानी को फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ अपनी जो गति है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तेरे शहर से मेरा शहर है कितनी दूर। बताइएगा। 30, वेरी गुड। सुपेंद्र के 30, राधा के यहाँ पर राधा गुंड के 25, संगम मौर्य के 75, 31 क्वेश्चन राइट है। वेरी गुड। बहुत दूर है सर, कोई दिक्कत नहीं, मंजिल अभी दूर है, हिम्मत मत हारिएगा। तो रेडी हैं आप सब लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चनों के लिए? वहां पर कॉस्मोस आएगा, ब्रह्मांड आएगा, एटमॉस्फेयर आएगा, महासागर, सागर, नदियां सब निकल के आ जाएंगी। रेडी हैं आप सब लोग? वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन की बात की जाए। कर चले हम फिदा, जाने तन साथियों। अभी तो आए हो, अभी जाने का वादा कैसे करने लगे हैं?
चलें स्टार्ट करें। एंड एक बार सब लोग शेयर कर दीजिएगा, सब लोग, इस आप लोगों से बोलूंगा। और जो लोग नए हैं आज के इस क्लास में, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी ज्ञान की जो धाराएं हैं आपके मन में प्रभावित की जाएंगी। और जो लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरी 1 घंटे की क्लास या आधे घंटे क्लास जब भी आपके दरिया में थोड़ा सा दामन में आता हूँ, देख लीजिएगा, तो बहुत कुछ ज्ञान देने का काम करता हूँ मैं। इसलिए आपको अगर ये आपका परिवार अच्छा लगता है तो जरूर एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करिए, ये आपकी ड्यूटी है, देखिएगा। राइट, चलिए, रेडी है? रेडी, लेट्स स्टार्ट करें। चलिए, थके तो नहीं हो ना? पानी वानी पी लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा, वर्ल्ड हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन। लो जी, वर्ल्ड हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन। कहाँ चले गए हो भाई? अभी अभी कैसे जाओगे तुम? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी। लो जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है। इस लॉलीपॉप क्वेश्चन को उठाने का प्रयास करिएगा। जॉर्ज लेवेंटर 1894 के आसपास एक थ्योरी देते हैं, देखिएगा कि भाई यहाँ पर उद्भव की व्याख्या करता है बिग बैंग, तो बोलेंगे सब ब्रह्मांड के। देखिएगा, हिमयुग के बारे में बात नहीं करता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बड़े मजे की बात है। कोई कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक तारे से हुई। देखिएगा, वो तारा घूम रहा था, टूट टाट गया, ग्रह बन गए। एक कहता साहब ब्रह्मांड के 2 तारों से हुई। देखिएगा, एक द्वैतवाद अद्वैतवाद सिद्धांत के नाम से हम इसे जान सकते हैं। देखिएगा, क्लियर है? चले तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहा। यहाँ पर कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से हम लोग देख नहीं सकते हैं। देखिएगा, बड़ा अच्छा है, बिल्कुल सही बात है। कृष्ण क्षेत्र मतलब एक खगोलीय है जिसे दूरबीन से नहीं देख सकते, क्योंकि इसकी वजह से क्या, गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि उसके प्रकाश की जो एक प्रकाश से कह सकते हैं बच निकल नहीं पाता। इसलिए वस्तु को प्रकाश का परावर्तन करने की वजह से यूवी किरणें हैं वो रोक पाती हैं। तो कृष्ण चित्र का गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि वह प्रकाश को बचने से निकल नहीं देता, इसलिए हम उसको देख नहीं सकते। दोनों स्टेटमेंट आपके पास सही है, एक दूसरे की व्याख्या बिल्कुल, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलेंगे? ए स्टेटमेंट आपके सामने राइट निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तारे का रंग सूचक क्या है? देखिएगा, तारे का रंग सूचक के बारे में आपसे पूछ रहा है। तारे का रंग देखिएगा, आपको पता है कि हमारे पास जो नीला है, श्वेत पीला है, नारंगी है, लाल है। तो लाल हमारे पास अलग अलग आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार पर, उसकी ज्योति के आधार पर, उसके दूरी से आधार पर, या उसके ताप के आधार पर। तो आपको पता है कि उसके ताप के आधार पर उस तारे के रंग को चेंज होना आधार देखेगा। तरंग धेरे के विकिरण की तीव्रता के आधार पर हम लोग कह सकते हैं, नहीं तापमान उसका डिपेंड करता है कि उस तारे का रंग कैसे होगा, है ना? आंसर क्या निकल के आ जाएगा बोलेंगे? सर यहां से ये रहा। क्लियर? तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला भाई, तारे अपनी ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं? देखिएगा, तारों का अपने प्रकाश तो होता नहीं है। तारों तारों का अपना प्रकाश नहीं। देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया होती है नहीं, नाभिकीय विखंडन नहीं। देखेगा, तो यानी नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन के माध्यम से क्या करते तारे अपना क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलेंगे? ए इसमें निकल के आ जाएगा। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ए निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्लू मून की परिघटना के बारे में आपसे पूछा गया कि ब्लू मून की घटना। देखो, एक ही माह में 2 पूर्णाएं हो तो उसको ब्लू मून कह सकते हैं। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं उसको ब्लू मून कह सकते हैं। वही से क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो उसको हम लोग ब्लू मून की घटना के नाम से जान सकते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ए हो कांच है। लो, अब ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर अच्छा है। देखिएगा, छठा क्वेश्चन आपकी थाली में ये रहा। क्या क्वेश्चन कह रहा है देखते हैं यहाँ पर क्या स्टेटमेंट आपके सामने निकल गया। देखो, पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्र गति से भ्रमण करती है। ऐसा कैसे करती है भाई? दिसंबर की अपेक्षा जून में तीव्र गति से अधिक भ्रमण करती है, ना कि दिसंबर में अधिक भ्रमण करती है। तो जून में अधिक गति, क्योंकि पृथ्वी की गति क्या होती है, सर्वोच्च होती है, और जब सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है इसीलिए कह सकते हैं अधिक गति से भ्रमण करती है। क्लियर? तो स्टेटमेंट यहां पर कह सकते हैं, स्टेटमेंट आपके सामने ये रोंग है, क्योंकि यहां पर भ्रमण करती है जून के महीने में अधिक गति से। पृथ्वी गति सर्वोच्च होती है इसलिए जून निकटतम दूरी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी ए गलत है, आर सही। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंगल ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः उपस्थित है? देखिएगा, अब मंगल के वायुमंडल के बारे में बोल रहा है, पृथ्वी सूर्य के बारे में नहीं बात कर रहा, मंगल के वायुमंडल में। तो मंगल के सबसे अधिक जो वायुमंडल में देखा जाए, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। देखिएगा, इस ग्रह पर नाइट्रोजन ऑर्गन भी गैस मिलती है, लेकिन पूछा है कि यहाँ पर मुख्यतः पाई जाती है, तो बोलेंगे CO2 की मात्रा कार्बन क्या होती है, ज्यादा होती है। आंसर क्या हो जाएगा? सी निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये ग्रह है, इनके रंग के बारे में बोल रहा है। देखो,
अगर आप पूछेंगे मंगल, मंगल का रंग कैसा होता है, बोलेंगे मंगल का रंग ध्यान रखना, नीला होता है, देखिएगा। यूरेनस के बारे में पूछा, यूरेनस का कैसा होता है, बोलेंगे सर यहाँ से लाल होता है, सॉरी मंगल लाल होता है, सॉरी सॉरी मंगल क्या होता है, यहाँ पर लाल होता है ना। यूरेनस बोलते हैं हम लोग अरुण को, देखिएगा ना, कभी हिंदी में आपने समझ पाया तो यूरेनस किसको बोलते हैं, देखिएगा अरुण को बोलते हैं, देखिएगा। अरुण का रंग कैसा होता है, बोलेंगे सर यहाँ से हरा होता है ना। तो क्या जाएंगे, 2 का 3 निकल के आएगा। 2 3 कहाँ पर है, बोलेंगे सर 2 3 यहाँ पर ए पे। बाकी शुक्र क्या है, बोलेंगे यहाँ से सबसे चमकदार है, पृथ्वी का यहाँ से नीला निकल के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9, ग्रहों को उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिएगा। देखिए ग्रहों को उनके आकार पर, अवरोही का मतलब, अवरोही मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग, देखिएगा आकार के आधार पर। सबसे बड़ा आकार किसका, बोलेंगे सर बृहस्पति का है, सबसे ज्यादा बृहस्पति है, फिर सरुण है, शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, शुक्र है, उसके बाद क्या है मंगल है, और उसके बाद क्या है, बोलेंगे सर यहाँ से बुध है। तो बुध सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, देखिएगा। तो बुध क्या है, सबसे लास्ट में आएगा और बृहस्पति पहले आएगी। तो आप समझ सकते हैं 4 और 1 कहाँ पर है, बोलेंगे सर 4 और 1 यहाँ पर, आंसर क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर ए। तो देख रहे हो ना, ये लॉजिकल कंसेप्ट होना चाहिए। अगर आपको ये भी पता होता कि बृहस्पति आकार में बड़ी है और बुध यहाँ पर छोटा है, तो पहले पहले ये लिखो, बाद में ये लिखो। 4 1 कहाँ पर है, बोलेंगे सर कहीं नहीं मिल रहा है, एक ही जगह मिल रहा है। आधा क्वेश्चन आधे तरीके से यूपीपीसीएस प्रॉब्लम्स हो, आर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, स्मार्ट वर्क से आपको क्रैक करना होता है, राइट। हार्ड वर्क से एग्जाम क्रैक नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, स्मार्ट के साथ हार्ड कर सकते हो, देखिएगा। अब क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, ग्रहों की परिधि सूर्य के निकटतम दूरी के आधार पर। देखो तो क्या कर रहा है, सूर्य के, देखिए ग्रहों की, तो सूर्य से दूरी के आधार पर पहले कौन आएगा, बोलेंगे सर पहले बुध है, शुक्र है, फिर क्या है, बोलेंगे यहाँ पृथ्वी है। तो पहले बुध और शुक्र 4 3 आएगा, उसके बाद यहाँ पर पृथ्वी है नहीं, देखिएगा। पृथ्वी के बाद क्या आएगा, मंगल आएगा, तो मंगल है नहीं, बृहस्पति आएगा फिर। तो क्या आएगा, 4 3 1 आ जाएगा। 4 3 1 के मतलब यहाँ पर डी आंसर निकल के आएगा, राइट। तो 10 का आंसर क्या हो गया, बोलेंगे सर डी स्टेटमेंट निकल के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। चंद्रमा का परिक्रमण परिभ्रमण दोनों ही, ध्यान रखना, अवधि 27 घंटे 7 मिनट 43 सेकंड होती है, देखिएगा। और यही कारण है कि यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं चंद्रमा का संपूर्ण सतह नहीं दिखाई नहीं पड़ती है। चंद्रमा का केवल लगभग 59% के आसपास पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है, 100% 59%। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, राइट हो जाएगा। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसकी पृथ्वी के चारों घूमने के काल से क्या होता है, बराबर होता है। बोलेंगे सही स्टेटमेंट है ये भी। तो आंसर कहाँ जाएंगे, बोलेंगे सर ए स्टेटमेंट आपके पास सही निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, देखिएगा। भाई चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, पृथ्वी के निकट है, इस पर गैसीय अणुओं का पलायन वेग उसके वर्गमूल के वेग से क्या होता है, कम होता है, इसलिए वहां पर एक प्रकार से वायुमंडल नहीं है। आंसर क्या जाएंगे, डी स्टेटमेंट निकल के आ जाएगा, 12 का डी स्टेटमेंट निकल के आ जाएगा। चले क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा 13, सबका आंसर सही आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों के संबंध में नहीं है। देखो खगोलीय सिद्धांत के बारे में यहां पर पूछ रहा है, खगोलीय सिद्धांत के बारे में आप बताइएगा कि कौन सा स्टेटमेंट खगोलीय सिद्धांत के बारे में यहां पर सही नहीं। देखिएगा पहला, पृथ्वी की कक्ष की उत्पीड़िता यानी अंडाकार कक्ष, बिल्कुल सही बात, पृथ्वी अंडाकार जीरोड के आधार पर घूमती है। पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की क्या होता है, झुकाव है, बिल्कुल 23.5 पे झुकी हुई है, देखिएगा। विषुवयन, पृथ्वी की सूर्य से अवसर अवसर दूरी, बिल्कुल सही बात है कि अवसर उपसर होते हैं, देखिएगा, और ये सबको पता है। सौर विकिरण ऊर्जा, सौर विकिरण, भाई ये कारण नहीं, देखिएगा, ये खगोल का कारण नहीं है, सौर विकिरण तो होगा। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, डी, यही एक कारण नहीं है जहां पर यहाँ पर खगोलीय सिद्धांत के रूप में काम नहीं करता है। तो 13 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी निकल के यहां से आ जाएगी। आपको पता होना चाहिए, देखिएगा यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि छाया छोटी कब होगी, जब सूर्य हमारे ऊपर क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर होगा, सीधी रेखा में होगा। तो आपको 21 जून को दोपहर को आया, आपकी छाया क्या होगी, एक प्रकार से कह सकते हैं सबसे छोटी होगी, क्योंकि ये कर्क रेखा पर होता है। और भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर दिन में क्या होती है, उसकी अवधि बढ़ती जाती है, इसलिए 21 जून को देखा जाए सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए क्या होती है, छाया सबसे छोटी होती है, क्योंकि वो उधर कर्क रेखा नहीं गुजरती। देखिएगा हमारे पास जो कर्क रेखा है लगभग मैक्सिको है, या कर्क रेखा इंडिया से भी गुजरती है, सऊदी अरब है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, पश्चिम बंगाल है, लगभग देखा जाए नाइजीरिया है, अल्जीरिया है, माली है, इन देशों से गुजरती, देखिएगा। बट ईरान से
जो एक प्रकार से कर्क रेखा नहीं गुजरते। हमारे पास 3 रेखाएं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। ये जरूर याद कर लीजिएगा कहाँ कहाँ से कौन कौन सी नहीं गुजरती है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थान समय 5 बजे साय है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवश्य बैठने का प्रयास किया दिखेगा। आपको पता है कि यहाँ पर साय के 5 बजे हुए हैं, तो जीरो देशांतर पर कितना बढ़ता है, बोले कि जीरो देशांतर पर बढ़ते हैं 12 बजते हैं, देखिएगा। तो आपको तो जीरो देशांतर पर 12 बजते हैं, तो स्थानीय समय अगर यहाँ पर 5 घंटे है, तो आप यहाँ पर आप आराम से कह सकते हैं कि 1 घंटे का मतलब 15 देशांतर देखिएगा। तो यानी 1 घंटे का मतलब होता है 15 देशांतर देखिएगा, और 5 घंटे का मतलब हो जाएगा 75 देशांतर देखिएगा। तो ये कहाँ जाएंगे, बोलेंगे सर ये 75 पूर्व में जाएंगे, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व, यानी ए निकल के आ जाएगा। 16 का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लो जी, तिथि निर्धारित करने में ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 12 घंटे का अंतर यानी 180 डिग्री के सापेक्ष देशांतर के रूप में, उधर जाएंगे घटेगा, उधर जाएंगे तो बढ़ेगा। जैसे 12 है तो माइनस यहाँ 1 यानी 11 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ये रोटेट तो ऐसे जाएगा और ये ऐसे निकल के आ जाएगा। यानी दोनों स्टेटमेंट आपके पास सही है, एस और आर, और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा रहेगा, ए स्टेटमेंट निकल के आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न जीएमटी टाइम से की जा रही है, तो भारत में उस समयानुसार वहां पर एक प्रकार से कितने सुनी जा रही होगी। बड़ा खतरनाक देखने को मिल रहा है। देखो, बात इंग्लैंड की हो रही है, कमेंट्री की, देखिएगा। आपको पता है कि यहाँ पर 10 बजे हैं पूर्वाह्न में, देखिएगा। तो भारत जो है पूर्व देशांतर में कब है, बोलेंगे पूर्व देशांतर में 22:30 पे क्या है, एक प्रकार से औसत है। तो समय को देशांतर खिसकने में 4 मिनट का समय लगता है, देखिएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 22:30 अगर हम 82 के आसपास देखें यहाँ पर, और मल्टीप्लाई 4 से करें, तो आप कह सकते हैं कि 5.5 घंटे का। तो आप आराम से कह सकते हैं कि 5.5 घंटे का हमारे पास जीएमटी टाइमिंग यहाँ निकल के आ रहा है। और 5.5 घंटे का मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो समय होगा वो 2 घंटे यानी 10 बजे बता रहा, देखिएगा। तो 10 में अगर हम 5 घंटे जोड़ देंगे, देखिएगा, 10 में 5.5 घंटे जोड़ दीजिएगा, तो आप बोलेंगे 10 में कितना, पूर्वाह्न मतलब सुबह का समय है। तो 10 घंटे में 5.5 घंटे जोड़ेंगे तो 3:30 बजे कितना हो जाएगा, अपराह्न निकल के आ जाएगा। बोलेंगे सी इज राइट ऑप्शन, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लो जी, 19 क्वेश्चन आपके थाली में, ये रहा, देखो क्या आंसर है। 19वें क्वेश्चन के बारे में बड़ा दमदार है, देखिएगा। पृथ्वी के अक्ष उत्तर से लेकर उत्तरी ध्रुव, बिल्कुल सही बात, उत्तर से लेकर उत्तर ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है, तो ध्रुव होते हैं ऊपर नीचे। आंसर सही देखिएगा। 45 अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, देखिए भाई खतरनाक है। यहाँ विषुवत रेखा की देखा जाए, ध्रुव एवं विषुवत रेखा के बीच की दूरी की आधी होती है, ना कि एक प्रकार से विषुवत रेखा की आधी होती है। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये रोंग निकल के आ जाएगा। उसके बाद पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, बिल्कुल सही बात है, अक्ष की समांतरता होती है। अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति क्या होती है, तीव्र होती है, कम होती है, तीव्र नहीं होती, कम होती है। स्टेटमेंट ये रोंग आएगा। आंसर क्या हो जाएंगे, डी निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विषुवत रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे का होता है, देखिए आय हाय भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मिल रहा है। विषुवत रेखा पर दिन 12 घंटे का होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या होती हैं वहां पर, आपतन कोण बनाती हैं, और आपतन कोण जो बनाती हैं वो सही स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य किरणें क्या होती हैं, आपतन कोण के समान होता है। दोनों स्टेटमेंट सही, आंसर क्या हो जाएगा, ए स्टेटमेंट आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कथनों पर विचार करें, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं, देखेगा आय हाय। क्या स्टेटमेंट समझते हैं, जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्तित गैस, बिल्कुल सही बात है। हमारे पास वायुमंडल में जलवाष्प भी धूल के कण है, देखिएगा। कहाँ पाई जाएगी, मौसम की घटनाएं कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में, जो निचले वाला भाग होता है। समताप मंडल, आयन मंडल, मंडे मंडल में बादल नहीं बनते हैं। बादल कहाँ बनते हैं, क्षोभ मंडल में। जलवाष्प भी कहाँ होगी, क्षोभ मंडल में। तो आंसर क्या है, बिल्कुल ठीक है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, ये स्टेटमेंट रोंग है, देखिएगा। यहाँ विषुवत रेखा के नहीं बल्कि कर्क रेखा और मकर रेखा के ध्यान रखना, आसपास तापमान की मेखला पाई जाती है, देखिएगा। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये रोंग हो जाएगा। यही पूछा गया है, सही स्टेटमेंट कौन सा है, ये, क्योंकि ये रोंग है, देखिएगा। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विश्व के महाद्वीपों के आकार के आधार पर अवरोही क्रम में, आय हाय, सातों जन्म में तुझे, याद है, सुने होगा ना, वो 7 समुंदर है, देखिएगा। मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, वो 7 महाद्वीप हैं।
गाने भी ऐसे बनाए हैं जो हम लोग बिल्कुल थियोरटिकल में ज्योग्राफिकल वे के बारे में जानने का प्रयास करें। तो सबसे बड़ा अवरोही क्रम का मतलब है सबसे बड़ा, देखो सबसे बड़ा क्या बोलेंगे सर, यहाँ से दक्षिण अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है देखिएगा, है ना। तो पहले क्या आ जाएगा, 4 आएगा, फिर 4 के बाद 1 निकल के आ जाएगा, अंटार्कटिका बाद जाएंगे तो यूरोप निकल के आएगा, फिर कहा जाए ऑस्ट्रेलिया निकल के आएगा, तो यहाँ पर 4 1 ये निकल के आ जाएगा। वैसे देखा जाए इसमें एशिया नहीं है, तो एशिया को हम ठोकते थे, लेकिन एशिया इसमें अवेलेबल नहीं है, देखिए राइट। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर आया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये देश है, ये कैपिटल राजधानियां हैं। तुमको पता है जिम्बाब्वे की राजधानी के बारे में, हरारे, याद है? तो जिम्बाब्वे कहाँ है बोलेंगे सर, हरारे पे। 2 का 1 आंसर ठोक दीजिएगा। 2 का 1 हमें कहाँ मिल रहा है, या तो बी में मिल रहा है या सी में मिल रहा है। चलो इस पॉइंट के अलावा भी हम किसी और को निकालते हैं। अच्छा, पेरू की राजधानी सबको पता है लीमा होती है, अभी बहुत चर्चाओं में रहता है। देखिए पेरू की राजधानी कहाँ है, लीमा। देखो तो यानी 4 और 1, 4 और 1 कहाँ पर है बोलेंगे सर, 4 और 1 यहाँ पर मिल रहा है। आंसर क्या आ जाएगा ये। बाकी क्यूबा की राजधानी क्या है, हवावा है। लाओस की वियतनाम है। देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, इसी आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 में बारे में बोल रहा है, रूस में जनसंख्या घनत्व निम्न है, अधिकांश जनसंख्या यूरोल के पूर्वी भाग में पाई जाती है। देखिएगा देखो रूस के बारे में, रूस के अधिकांश बड़े नगर क्या है, यूरोपीय रूस में स्थित हैं। उत्तरी गोलार्ध के बारे में यहाँ पर पूछा। देखो अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मिल रहा है। देखो रूस का घनत्व निम्न नहीं है, उच्च है, देखिएगा। और यहाँ पश्चिम के यूराल में बसी है, ना कि पूर्वी उराल में। देखिएगा तो यहाँ पर पूर्व में नहीं दिखेगा, पश्चिम में बसी है। स्टेटमेंट पहला रॉन्ग हो गया। रूस के अधिकांश बड़े नगर यूरोपीय रूस में स्थित हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रूस उत्तरी गोलार्ध का सर्वाधिक जनसंख्या, रूस देखो खतरनाक क्वेश्चन मिल रहा है। तो विशालतम देश जो है यहाँ पर एक प्रकार से रूस नहीं है, देखिएगा। तो स्टेटमेंट चीन है, देखिएगा। उत्तरी गोलार्ध का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। अब यहाँ पर देखा जाए उत्तरी गोलार्ध में हम भी तो आते हैं, देखिएगा। तो हम कहाँ जाएंगे, अपने घर थोड़ी रहेंगे हम लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा, भारत इस समय देखा जाए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। यानी उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हम लोग रहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, रूस नहीं होगा, इंडिया होगा। रूस एक बहुत सांस्कृतिक कंट्री है, बिल्कुल सही बात है। आंसर 2-4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लो जी। कैरिबियन सागर से लगा हुआ हॉन्टोस द्वारा निर्गत तटीय क्षेत्र, देखो मच्छर तट के नाम से हम लोग जान सकते हैं। मच्छर तट देखिएगा, कौन से तट को हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं, मच्छर तट। तो यहाँ पर कैरिबियन सागर लगा हुआ जो होंडुरास और निगारो का एक तट है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मच्छर तट के नाम से जान सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए एक अमेरिडियन नाम पर इसको रखा गया था। मच्छर तट का प्रमुख जो शहर है उसका नाम जो है एक प्रकार से कह सकते हैं रखा गया है, जो कि ब्लूफील्ड नाम का एक ब्लूफील्ड नाम का एक शहर भी है, उसके नाम पर रखा गया है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पृथ्वी की आयु को हम लोग कैसे नापते हैं, देखिएगा। आय हाय, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अच्छा आपने देखा है ना, अगर किसी की उम्र पूछेंगे तो जो आदमी 15 साल से लेकर 30-35 साल की उम्र का होता है, अपनी उम्र को हमेशा कम बताता है। जैसे ही 40 साल की उम्र का अधिक हो जाएगा, वो क्या करेगा, फिर अधिक बताएगा। जो कोई पूछे 50 नहीं, 55 का हो चुका हूँ, अनुभव बहुत हो चुका है। और कोई 32 का होगा, नहीं अभी तो 28 साल हुई है ना। तो ये क्या है, ऐसे ही पृथ्वी की आयु को हम काउंटिंग कैसे करते हैं, देखिएगा। कार्बन डेटिंग से, जर्मेनियम डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से, या इन सभी में देखिएगा। आपको पता है यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से हम लोग पृथ्वी की जो आयु है हम लोग चेक करते हैं। जैसे आप लोग जानवरों की आयु कैसे चेक करते हो, तो जानवरों की आयु उनके सींग के जो छल्ले होते हैं उससे हम लोग चेक कर लेते हैं कि भाई कितने छल्ले हो चुके हैं या कितना हुआ है उनकी उम्र। तो यानी यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, पृथ्वी की आयु चेक करते हैं, देखिए राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संगमरमर क्या, देखो संगमरमर देखो, देखो हमारे पास 3 चट्टानें होती हैं, एक तो आग्नेय है, अपसादी है, रूपांतरित है। तो रूपांतरित क्या है, संगमरमर का भाग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्यांतरित चट्टानें हमारे पास क्या है, रूपांतरित चट्टानों का भाग निकल के यहाँ से आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। माउंट एकाकुआ, माउंट पिको डी ओरोजावा, माउंट बीनस मैसिफ, माउंट लोगोन, ये पूछा गया है कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 28 में के बारे में, बताओ। अगर आप पूछेंगे तो माउंट एकाकुआ, तो माउंट एकाकुआ कहाँ पर, अर्जेंटीना में पड़ता है। देखिए कहाँ पड़ता है, अर्जेंटीना में पड़ता है, राइट। तो पहले का पहला आंसर देखिएगा, पहले का पहला आंसर मिल रहा है। अच्छा माउंट पिकोडोवा कहाँ, मैक्सिको में पड़ता है, ये भी एक प्रकार से शिखर है। माउंट विंस मैसिव भी अंटार्कटिका में पड़ता है। और माउंट लगोन कहाँ पड़ता है, यूकॉन कनाडा में पड़ता है। तो आंसर सारे सही हैं, यानी डी ए आंसर निकल के भाग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, सूचीबद्ध में आपको बताने का प्रयास करना है कि कौन सा स्टेटमेंट, ये पर्वत है, ये आपके सामने देश के बारे में आपसे पूछ रहा है। देखो अगर अलघेनी पर्वत के बारे में बात करेंगे तो यूएसए का पर्वत है, यानी पहले का क्या हो जाएगा बोलेंगे अनघेनी, यहाँ पर यूएसए का पर्वत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा कैंटाब्रियन कहाँ का है बोलेंगे सर, स्पेन का। देखिएगा अलबुर्जी कहाँ पर है बोलेंगे सर, ईरान का है।
मैकेंजी कहाँ पर है? कनाडा का है। तो आंसर कहाँ जाएंगे? बोलेंगे सर ए स्टेटमेंट निकल के आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूची बन में देखो। अब ये आल्पस हमारे पास क्या है? पर्वत श्रेणियां हैं। ये आल्पस जो पर्वत कैसा है? देखो आल्पस पर्वत कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है, राइट। तो आल्पस पर्वत किस श्रेणी में आता है, किस सूची में आता है? देखिए, तो आल्पस क्या हमारे पास क्या बलित पर्वत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहले का 3 निकल के, तो कहीं नहीं जाना, यहाँ निकल के आ जाएंगे। बाससेज कहाँ पर है? बाससेज फ्रांस में पड़ता है। बोलेंगे कहाँ पर? बोलेंगे सर फ्रांस में पड़ता है। और ये क्या हो जाएगा? वृक्षोत्थ पर्वत के नाम से जान सकते हैं। विंध्य पर्वत सबको पता है, विंध्य पर्वत हमारे इंडिया में पड़ता है। तो क्या बोलेंगे? विंध्य हमारे पास क्या है? एक प्रकार से कह सकते हैं भारत में, जो कि अवशिष्ट पर्वत का भाग है। फ्यूजियामा सबको पता है, फ्यूजियामा जापान में पड़ता है। और फ्यूजियामा जापान में सबसे ज्वालामुखी होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जान सकते हैं। ये कहाँ है? जापान का पार्ट है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मरुस्थल पूछा गया है कि कौन कौन से मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं। देखिएगा, ये जो वो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, करा रहा हूँ, ये आप रिकॉल कर पा रहे हो टॉपिक के सापेक्ष में लिंक करते हुए। देखिएगा, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सोनारान, सोनारान पर्वत जो जो सॉरी मरुस्थल है, वो कहाँ का है? बोलेंगे सर यहाँ से अगर हम लोग सोनारान पर्वत की अगर हम लोग बात करेंगे तो किसका पर्वत है? बोलेंगे उत्तरी अमेरिका का पार्ट है। तो यानी पहले का दो निकल के आएगा। पहले का दो हमारे पास ए में है या बी में है? सी और डी को हम यहाँ पर काट देंगे। कालाहारी कहाँ पर है? बोलेंगे सर यहाँ से अफ्रीका का पर्वत निकल के यहाँ से आ रहा है। तो 2 और 4 निकल के आएगा। 2 4 कहाँ पर है? बोलेंगे सर यहाँ से। अटाकामा कहाँ पर है हमारे पास? यहाँ पर अटाकामा, सॉरी अटाकामा दक्षिण अफ्रीका का, दक्षिणी अमेरिका। थार कहाँ पर है? एशिया का। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? बिल देखिए, तकला मकान के बारे में पूछा गया, बताओ। तकला मकान देखिएगा, तकला मकान यहाँ पर अफगानिस्तान है, चीन, कजाकिस्तान, मंगोलिया, तो यानी चीन में तकला मकान यहाँ पर पड़ता है। देखो थार कहाँ पड़ता है? भारत पाकिस्तान में पड़ता है। देखिए कभी पूछेगा थार कहाँ पर है। मोजावे कहाँ पर? अमेरिका में पड़ता है। ये क्या है? डेजर्ट है, देखिए मरुस्थल है आपके पास यहाँ पर। अटाकामा कहाँ पर है? चिल्ली में। देखिएगा ना, तो अटाकामा कहाँ पड़ता है? चिल्ली में पड़ता है, राइट। कराकुम कहाँ पर? तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। मिस्र नदी, मिस्र नील नदी का उपहार है। देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन, देख लो। मिस्र नदी उपहार कहने का मतलब है कि नील नदी पर बांध बनाकर उसको आसमान बांध के माध्यम से हमने क्या किया गया? उसको इकट्ठा किया। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। वह सारा सारा मरुस्थल में एक नगलिस्थान, देखिए स्टेटमेंट ये भी थे निकल के यहाँ से आ रहा है। यानी नगलिस्थान का होता है मरुधान होते हैं। मरुधान का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे पास नदियां उनको प्रभावित करती हैं। तो स्टेटमेंट ये भी ठीक है। दोनों स्टेटमेंट आपके पास सही व्याख्या करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? बोलेंगे ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लो जी, ये आपके पास यहाँ पर क्या क्या सूची दी गई है। एटना कहाँ पर है? कौन से द्वीप पर? या किस प्रकार से आपसे पूछा गया? तो एटना क्या है? बोलेंगे यहाँ पर हमारे सिसिली के नाम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले का 4 आंसर निकल के आ जाएगा। एटला कहाँ पर? सिसिली। देखिएगा, बिसुबियस के बारे में पूछा, बिसुबियस कहाँ पर है? बोलेंगे सर इटली में पड़ता है। तो बिसुबियस कहाँ पर है? बोलेंगे सर इटली में। अरेबस के बारे में पूछा, तो अरेबस कहाँ पर है? रोस द्वीप में। देखिएगा, कोटापैक्सी सबको पता है, इक्वाडोर में पड़ता है ना। कोटापैक्सी के बारे में रट लो यार, इक्वाडोर है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का 2 ऑप्शन एक ही जगह मिल रहा है, आप इसको भी ऐसे ठोक देते हैं। अगर आपको मैचिंग करना आता है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, तो यहाँ पर आप आराम से उसको मैच करते हुए निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अग्निवलय निम्नलिखित में से किसके वितरण से संबंधित? देखिएगा, ज्वालामुखी से, गर्म सागर धाराओं से, पेट्रोलियम से, वैश्विक उष्णन से। देखिएगा बताओ साहब। देखो अग्निवलय जिसको हम लोग रिंग ऑफ फायर कह सकते हैं, आपको पता है रिंग ऑफ फायर कहाँ होता है? प्रशांत महासागर में। देखिएगा, तो ये भूकंप ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र है जहाँ, जिसको हम लोग रिंग ऑफ फायर के नाम से इस तरीके से जान सकते हैं। तो क्या है ये? ज्वालामुखी का एक प्रकार से रिंग ऑफ फायर, जिसको अग्निवलय, जिसको रिंग ऑफ फायर के नाम से हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36, परिप्रशांत मेखला सुनामी का अति संवेदनशील क्षेत्र देखिए मिल रहा है। अब आपके दिमाग में यहाँ से पढ़ रहा होगा, अच्छा क्वेश्चन। देखो आपको पता है कि ये परिप्रशांत मेखला सुनामी का संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि आपको पता है कि जो एक लेयर है ये वाली, जिसको रिंग ऑफ फायर कह सकते हैं, ये इसी का भाग है ना। यह मेखला विवर्तनिक दृष्टि से अति सक्रिय क्षेत्र, जहां विश्व के प्रमुख जो भूकंप का स्रोत, बिल्कुल सही बात, रिंग ऑफ फायर में से अधिक भूकंप आते हैं। प्रशांत महासागर की बेटे, क्योंकि प्रशांत महासागर में जल की मात्रा बाकी को 1/3 है। इसलिए अगर आप एक बाल्टी में रेत लेके जाओ, एक बाल्टी में क्या तुम तेल लेके जाओ या पानी लेके जाओ, तो कौन सा ज्यादा हिलेगा? बोलेंगे सर बाल्टी पानी वाला। इसलिए जहां पर लेयर ज्यादा हिलेंगी या जहां कंपन ज्यादा होगा वहां पर भूकंप आएंगे। इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिकोंग नदी के बारे में यहाँ पर पूछा गया कि कहाँ से एक प्रकार से सही। देखिए मिकोंग नदी के बारे में पूछा गया, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जिसको हम मिकोंग नदी के नाम से जान सकते हैं। और ये जो नदी है देखा जाए, मिकोंग का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट निकल रहा है।
मेकोंग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में बनता दिखेगा, ये दक्षिण कंबोडिया में नहीं बनता है दिखेगा, यहाँ पर उद्गम दक्षिण पठार से होता है और ये जो है सीमा लाओस, थाईलैंड, लाओस इससे होते हुए निकलने का प्रयास करती है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये रोंग हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, ओनली वन इज राइट ऑप्शन, देख लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूफ्रेटस नदी देखो, जिसको फरात नदी के नाम जान सकते हैं, दक्षिण निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं सही है, देखिएगा। फरात यूफ्रेटस दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी नदी है, यह 4 देशों से होकर बहती है, देखिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखो, अगर बात करेंगे, यूफ्रेटस दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी नदी है, तुर्की के अर्मेनिया का जो एरिया है देखिए, वहां से उच्च भूमि में उत्पन्न होकर सीरिया इराक में जाकर बह जाती, देखिएगा। स्टेटमेंट पहला क्या हो जाएगा, ठीक है। 4 देशों से होकर बहती है, रोंग स्टेटमेंट। 3 देशों से होकर बहती है, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। यानी इराक है, और एक प्रकार से कह सकते हैं आपके सामने यहाँ पर जो तुर्की है, और एक प्रकार से इन देशों में होकर एक प्रकार से सीरिया के ऊपर बह जाती है। तो इराक और सीरिया और यहाँ पर बहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यहाँ पर प्रभावित नदी एक प्रकार से है, एशिया की, बताओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, कमेंट करें फटाफट, जल्दी से देखिएगा। देखो, अगर आमूर की बात करेंगे, आमूर क्या है, यहाँ पर सिल्का रूस आर्गुन उद्गम क्षेत्र है, और टाटर में गिरती है, स्टेटमेंट तो ये वैसे भी रोंग निकल के आएगा। अच्छा, सालविन जो नदी है देखिएगा, सालविन तिब्बत की ओर प्रवेश निकलती है और मर्तमान की खाड़ी में जाके गिर जाती है, स्टेटमेंट ये दक्षिण की नदी, तो क्या हो जाएगा, सारवान। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, देखिएगा। लीना नदी के बारे में आप जानते हैं, बेकाल पर्वत रूस से निकलती है और आर्कटिक महासागर में जाके क्या करती है, गिर जाती, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में कथनों में विचार करिए, कौन सा स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पर सही, देखिएगा। राइन नदी के बारे में आपसे पूछता है, बड़ा दमदार क्वेश्चन है। राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के रूप में भी एक प्रकार से इसको महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में करती है, और ये जर्मनी की एक प्रकार से कह सकते हैं निकलती है। यूरोप में राइन नदी कहीं ना कहीं जो रैंडम बंदरगाह है देखिएगा, उसकी राइन नदी के मुहाने पे जाके मिलती है। दोनों ही सही है, आंसर क्या जाएंगे, बोलेंगे सर डी, देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अटलांटिक महासागर के बारे में आपसे पूछा गया, कौन सा स्टेटमेंट सही निकल के आ रहा है। हमारे पास अटलांटिक महासागर है, हमारे पास प्रशांत महासागर है, उसका हमारे पास हिंद महासागर है ना, ये हमारे पास ना, ये महासागरों में पूछा गया। देखो, अगर आपसे पूछा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट महासागर है, भाई अगर आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट आपके पास सही नहीं है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, प्रशांत महासागर पहला है, फिर उसके बाद अटलांटिक महासागर है, उसके बाद क्या है, हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर, फिर अन्य महासागर आ जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। पृथ्वी का लगभग 30% भाग, यहाँ पर 30% के आसपास नहीं, 23% के आसपास यहाँ पर क्या है, इसमें प्रतिशत क्षेत्र आच्छिन्न करता है, स्टेटमेंट बी ही रोंग है। तो बी रोंग है, तो कहाँ जाएंगे, बोलेंगे सर यहाँ से आपकी गलियों से निकलकर हम बी में पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहा 42, रिंग ऑफ फायर के बारे में आपसे पूछ रहा है, थोड़ी देर पता बताया, जिसको हम लोग बलय उसके प्रलय के नाम जान सकते हैं। तो रिंग ऑफ फायर का मतलब है कि प्रशांत भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर, जंगल की आग से कोई रिंग ऑफ फायर का मतलब नहीं है। भूकंप, ज्वालामुखी, प्रशांत महासागर, इनका संबंध है। 2 से 3 भाग प्रशांत महासागर में पानी है, और ये कहीं ना कहीं जितने भी आधार हैं उनके सहारे ही हम भूकंप हैं, ज्वालामुखी, ये सब चीजें यहाँ पर होती रहती हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लवणों में से सागरी जल लवणता में किसकी मात्रा अधिक होती है। आपको पता है सैलिनिटी, जिसको हम लोग लवण कह सकते हैं, तो सबसे लवणों की जो मात्रा है वो सोडियम क्लोराइड होती है। सोडियम क्लोराइड मतलब 77% के आसपास जो पानी होता है उसमें जो लवण होते हैं, सैलिनिटी होती है, वो सोडियम क्लोराइड होती है। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक मात्रा में होती है। सेकंड नंबर पर देखेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड होती है, उसमें कितना 10% है, 77.8 एंड सोडियम क्लोराइड के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड जो है 10.9% के आसपास। पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पर ये निकल के आ जाएगा। उसके बाद जाते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट निकल के आएगा जो 4-5% को, थर्ड नंबर पे ये निकल के आएगा। फिर हमारे पास कैल्शियम सल्फेट वगैरह निकल के आ जाएंगे 3.6% के आसपास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन सी शीत महासागर धारा नहीं दिखी। शीत धारा, आपको पता है महासागरों में धाराएं चलती, देखिएगा, वो धाराओं अलग अलग रूप में चलती हैं, देखिएगा। अगर हम कनाली धारा की बात करेंगे तो ये ठंडी धारा देखिएगा, हमबोल्ट भी ठंडी धारा देखिएगा, और जो आयोविस है वो ठंडी धारा है, देखिएगा। और अग्लुहास जो है यहाँ पर गर्म और स्थायी धारा है, कभी कभी पूछेगा। तो ये क्या, अग्लुहास एक प्रकार से कह सकते हैं गर्म भी धारा है और साथ में देखा जाए स्थायी धारा है। कभी क्वेश्चन पूछे किसकी धारा है, तो हिंद महासागर की गर्म धारा है, देखिए, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, अग्लुहास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न धाराओं में ठंडी धाराएं कौन सी हैं, देखिएगा। अरे अच्छा क्वेश्चन पूछा, देखिएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर निम्न धाराओं में कौन सी ठंडी धाराएं यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो हमारे पास गर्म जल धाराओं में देखो, सूरमा है, स्टीमा है, गल्फ स्ट्रीम है,
ये तमाम हमारे पास क्या देखा जाए, गिनी है, फ्लोरिडा है, ब्राजील है, ये सारी गर्म धाराएं ठंडी में देखिएगा। हम्बोल्ट है, कैलिफोर्निया है, कुराइल है, या इसके अलावा हमारे लेब्राडोर है, कनारी है, बेंगुला है, फोकलैंड है, ये सब ठंडी धाराएं हमारे पास हैं। तो यहाँ ठंडी धाराओं के बारे में आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पर निकल के आ जाएगा 45 में, बताओ जल्दी से कमेंट करके। तो 45 में जो कैलिफोर्निया है ये ठंडी धारा है, लेब्राडोर ठंडी धारा है, और बाकी गल्फ स्ट्रीम जो है यहाँ पर गर्म धारा दिखेगा। तो स्टेटमेंट क्या निकल के आ जाए, गर्म धारा है, उत्तरी प्रशांत सागर तट की गर्म धारा है। तो आंसर क्या जाएंगे, 2 और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सागर धाराओं में से कौन सा एक हिंद महासागर से देखो हिंद महासागर की धारा के बारे में आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा। देखो तो अगर हम बात करेंगे, देखिएगा अग्लुहास, अग्लुहास आपके पास हिंद महासागर की बहने वाली धारा है, देखिएगा। और ये धारा कैसी है, गर्म जल धारा है, थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की, देखिए ना। तो आंसर क्या होगा, अग्लुहास एक प्रकार से हिंद महासागर की धारा है। अगर बात करें फ्लोरिडा, ये जलमंडलू है, और ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये एंडीज मार्ग की गर्म धारा है। कनाडी भी ठंडी धारा है। तो आपसे पूछा गया है कि ये हिंद महासागर की कौन धारा, तो अग्लुहास धारा गर्म धारा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये गर्त पूछा गया है। देखो प्रशांत महासागर में एक सबसे गहरी गर्त पाई जाती है, गर्त का मतलब गड्ढे के नाम से हम यहाँ पर जान सकते हैं। बताओ 47 के बारे में। तो प्रशांत में मेरियानी गर्त पाई जाती है, मोलिया नहीं मेरियानी। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर 3 आ जाएगा। 3 हमें 2 जगह मिल रहा है, एक आध और मैचिंग कर लें, देखिएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ से अगले पास आर्केटिक का है, आर्केटिक का मतलब है यहाँ पर मोलियाई गर्त, देखिएगा। तो ये 2 का 4 हो जाएगा। तो 2 का 4 कहाँ पर है, बोलेंगे सर यहाँ पे ए। हिंद महासागर सुंडा गर्त है, अंध का फ्लोरिडा रिको गर्त है। तो आंसर क्या बोलेंगे, इसका ए आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपके सामने क्या है, एक प्रकार से चलन गर्त है। ये कहाँ पाई जाएगी, उत्तर पूर्व प्रशांत महासागर में पाई जाएगी। तो ये चलन गर्त कहाँ, उत्तर पूर्वी। पहले का 4 ऑप्शन है, एक बार टिक कर लीजिएगा। डाल्फिन उफार क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो ये कहाँ डाल्फिन उफार कहाँ होगी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो आप 4 और 3 कह सकते हैं। 4 3 कहाँ पर, अभी हम लोग नहीं कह सकते। चैलेंजर जो उभार है कहाँ पर है, दक्षिण अटलांटिक में, देखिएगा। तो चैलेंजर उभार कहाँ पर, दक्षिण अटलांटिक में। तो बोलेंगे सर यहाँ से 4 3 2, 4 3 2 बोलेंगे सर यहाँ से बी आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। चागोस कटक कहाँ पर है, बोलेंगे सर हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य के संदर्भ में कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, देखिएगा। अब आपके सामने अच्छा देखिएगा, यह लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सूडान यमन के बीच में नहीं है, देखिए स्टेटमेंट रोंग निकल के आएगा। यह यमन और अफ्रीका के बीच में है ना। तो कहां बोलेंगे, यमन और अफ्रीका के बीच में, स्टेटमेंट रोंग, आंसर ए निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, लीला नदी, देखिएगा यहाँ पर क्या नदी है, और एक प्रकार से कह सकते हैं टिग्रिस और आमूर, ये प्रभावित कहाँ कहाँ से होती हैं, किसमें होती हैं। देखो लीला नदी आर्कटिक महासागर, तो बोलेंगे पहले का 2 ऑप्शन है, पहले का 2 हमें कहाँ मिल रहा है, बोलेंगे सर यहाँ से ए आंसर। आमूर कहाँ पड़ता है, तो प्रशांत महासागर में। टिग्रिस कहाँ पड़ता है, फारस में। और माही कहाँ पड़ता है, अरब सागर में। आंसर क्या बोलेंगे, ए इज राइट ऑप्शन, देखिएगा। ये रहे 50 क्वेश्चन, अभी और करेंगे, थकना मना है। जिंदगी से जिस दिन तुम हार जाओ, सपनों को छोड़ कुछ और कर लेना। इस संघर्षों की गाथा जब तुम लिखोगे सफलता होने के बाद, कुछ भी बोल दीजिएगा, लोग उसको सुनने आएंगे, देखिएगा। सफल आदमी की गलत बात भी अच्छी लगती है, और असफल आदमी की बुरी बात भी, एक अच्छी बात भी बहुत बुरी लगती है। क्योंकि यहाँ इतिहास प्रयासों को नहीं देखता है, परिणामों को देखता है। बल्ब बनाने के लिए हजारों बार प्रयास किया गया, लेकिन हजारवां प्रयास यहाँ छपा, 999 वाला प्रयास कोई नहीं, किसी ने नहीं देखा, देखिएगा। तो इसी को कह सकते हैं कि प्रयास करना है सफलता के लिए हर दरमियान। टूट जाओ तब भी समेट लेना अपने आपके सपनों को, कि जिंदगी में हर इंसान आपके कुछ समय तक साथ देगा, कोई भी इंसान क्यों ना हो। माता पिता, भाई बंधु, सब संसार की एक मोह माया, देखिएगा। और ये रिश्ता इस संसार में स्वार्थ के बिना नहीं चलता है, राइट। मजा आया, ये सुनो। कितने क्वेश्चन सही हो, देखिएगा। कितने क्वेश्चन सही हो बताएं कमेंट करके, आगे बढ़ें। या थक 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 गए हो आप लोग को, 2 घंटे क्लास में हमने कितना क्वेश्चन दबा के हम लोगों ने किया, और उसमें बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करा। कितने क्वेश्चन सही हो बताएं कमेंट करके।
बताएं। तो चलें आज की क्लास को 2 घंटे ही रहने देते हैं, क्योंकि बाकी कल भी करना है हमें। तो मेरा मानना है कि अब आपके पास जो डाउट है, एक दो डाउट ले लीजिएगा, उसके बाद हम लोग कल 2 क्लासेस में अभी करने का मूड कर रहा है मेरा कल का। एक तो किसका, सी सेट का, और एक करंट अफेयर का। फिर एक अगेन 100 क्वेश्चनों से ऊपर हम लोग यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के सापेक्ष में जो अक्टूबर नवंबर का टाइम में है, इस वाली करंट अफेयर को भी इकट्ठा कर ले देखिएगा। राइट। तो बाकी क्लास हम लोग कल कर लेंगे, लेकिन कल 2 क्लास सी सेट और एक साथ में हमारे पास करंट अफेयर का, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो एक बार सब लोग शेयर कर दीजिएगा, बाकी आप लोगों से कल मिलते हैं। बाकी जिन लोगों ने अगर टेस्ट नहीं दिए हैं अभी देखा जाए, वो टेस्ट जरूर दे दीजिएगा। आरओ के टेस्ट में 10 टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं, जाके उनको ज्वाइन कर लो, अभी भी आज भी आपके पास वक्त है। और जो पीसेस वाले टेस्ट हैं, अभी 10 टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा, वो मैंने अपलोड करा दिए गए हैं, पीसेस वाले टेस्ट भी और आरओ वाले टेस्ट भी, दोनों को लगा लीजिएगा। वो आपके लिए बहुत इजी कॉस्ट में, इजी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, देखिएगा। साइंस का पहले करंट अफेयर का करा के करा देंगे, हो सकता है कि साइंस का भी जल्दी करा दें, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद हम चीज़ों को लेकर चलने का प्रयास करेंगे। कल करवा देंगे राहुल, है ना, कल जल्दी क्लास स्टार्टिंग कर देंगे 6 बजे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।